थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। मैं देख पा रही हूँ काफी लोग जुड़ चुके हैं और मैं चाहती हूँ आप में से कोई भी मुझे संदेश के माध्यम से एक बार सूचित करें, मुझे बता दें कि मेरी आवाज और पिक्चर आपको सही से नजर आ रही है या नहीं। कोई भी एक मुझे आप बता दें संदेश के माध्यम से। स्नेहा, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। क्या मेरी आवाज ठीक से आ रही है स्नेहा? गणेश दत्त जी, बहुत आभार आपका। जी दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज भाव मंजरी मंच पर हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत जुड़ने जा रही हैं और बहुत ही गजब की प्रतिभा है। मैं कहूंगी बहुआयामी प्रतिभा के वो मालिक हैं और बहुत ही कमाल के कलाकार हैं। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग गणेश दत्त जी, तानिया घटके जी, अरुण घटके जी, बहुत बहुत आभार आपका सभी का जुड़ने के लिए। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफी लोग कनेक्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे आज तारुफ कराने जा रही हूँ विक्रांत चतुर्वेदी जी का। और विक्रांत जो हैं वो टीवी और फिल्मों के बहुत ही लोकप्रिय कलाकार हैं। बहुत ही नाम उन्होंने कमाया है और बहुत बेहतरीन किरदार उन्होंने निभाए हैं। आप यकीन मानिएगा, उनकी शुरुआत ही अकबर द ग्रेट, एक जो बहुत ही पॉपुलर टीवी सीरियल रहा था, बहुत ही उम्दा शो था, उसमें बैरम खान की भूमिका से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। बहुत आभार है आप सभी का। और जिस तरह से आप संदेश भेज रहे हैं, इसी तरह से अगर आपके कुछ सवाल होंगे विक्रांत जी से तो आप पूछ सकते हैं संदेश के माध्यम से। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके सवाल उन तक पहुंचा सकूं और उनसे हम जवाब ले सकें। तो दोस्तों, आज जो मैंने आपको बताया कि बहुत ही बहुआयामी व्यक्तित्व है उनका और कितने ही चीजें आप उनसे समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। जो लोग अभिनय के क्षेत्र में या वॉइस के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, उससे संबंधित बहुत सारी जानकारी आज हमें विक्रांत से मिलने जा रही है। तो मैं बहुत समय नहीं लूंगी और मैं अब आपको कनेक्ट करती हूँ हमारे आज के मेहमान के साथ, जो कि बहुत ही खास हैं, विक्रांत चतुर्वेदी। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाव मंचरी मंच पर विक्रांत। विक्रांत, आपको सुन नहीं पा रहे हैं, आपका माइक म्यूट हो गया है। okay. अब आपको मेरी आवाज आएगी। हम हाँ लोग बिल्कुल। सब टेक्नोलॉजी के कहना चाहिए गुलाम हैं। इतने सारी स्विचेस एक ऑन कर दो तो आवाज चली जाती है, कुछ करो तो कभी कैमरा उड़ जाता है। लेकिन अब कहना चाहिए क्वारंटाइन के दिनों में और कोरोना के से ग्रसित इस वातावरण में इस सब टेक्नोलॉजी को हम लोगों को यूज टू होना पड़ेगा। एक टाइम था जब जी आप लाइव इंटरव्यूज होते थे, सामने से बैठ के चाय कॉफी पी पी के बातें होती थी। अब क्या कि हाँ। अपने लैपटॉप्स या फोन्स के सामने बैठे हैं, कैमरा और कहना चाहिए सब अपना माइक लेकिन वाइक ऑन करके। यकीन मानिए, आभास बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे सामने ही बैठ के बात कर पा रहे हैं। ये भी हम एग्जैक्टली। थैंक यू करते हैं इसके लिए। टेक्नोलॉजी का ही धन्यवाद देना पड़ेगा। निश्चित है। उर्मिल माधव जी आपकी फैन हैं, बहुत पसंद करती हैं आपको। उन्होंने बैरम खान का आपका जो किरदार है बहुत पसंद किया था। थैंक यू उर्मिल जी। बहुत थैंक बड़ी यू। साहित्यकारा हैं। डॉक्टर रमा हाँ। सिंह के साथ जुड़ी हैं, जो हंसा हम्म। सिंह जी भी हैं और बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकारा हैं। बहुत हम उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं हम्म। हम लोग। नमस्कार नमस्कार। बहुत लोग आपको देखने के लिए जुड़े हैं और बहुत लोग बहुत सारी बातें जानना चाहते हैं। तो हम शुरुआत बिल्कुल। करते हैं एक हम्म। बहुत बेसिक सवाल से। हाँ। आपका बचपन कहाँ बीता और किस तरह के अनुभव रहे आपके बचपन के? मेरा बचपन बीता है इलाहाबाद में। अरे आई एम वाह। श्योर आप लोग को पता ही होगा, अब प्रयागराज है उसका नाम।
जी प्रयागराज और इलाहाबाद दोनों ही हैं, तो हम लोग पैदा इलाहाबाद में हुए, बड़े भी इलाहाबाद में हुए, लेकिन अब प्रयागराज जाते हैं। जी तो हम रहे इलाहाबाद में जी और वहां मेरा बचपन बीता। मैं वहाँ के स्कूल, एक बहुत ही प्रख्यात और विख्यात स्कूल है जिसका नाम है बॉयज हाई स्कूल, जी उसमें पढ़ा था, जिसका वन ऑफ द मेनी क्लेम टू फेम्स ये भी है कि उसमें अमिताभ बच्चन पढ़े हैं। तो जी अमिताभ क्या बच्चन बात मेरे एलुमनाई हैं और हमारे अरे वाह, सीनियर हैं। इनफैक्ट जब अमिताभ बच्चन, अगर आपको याद हो, इलाहाबाद से इलेक्शन भी लड़े थे, तो हम लोग बहुत छोटे थे। आई थिंक आफ्टर मिसेस इंदिरा गांधी की डेथ के बाद, और राजीव गांधी बने थे एट दैट टाइम, वो लड़े थे। तो वो हमारे स्कूल भी आए थे और हम सब तब स्कूल में थे, और हम लोग को बड़ा वो लगा था कि अमिताभ बच्चन आए हमारे स्कूल में, और जी उन्होंने आके हमारे साथ थोड़ा समय भी व्यतीत किया था। तो हमारे जी स्कूल में के लिए मेरा मतलब है, हम बड़े गर्व से ये कहते हैं कि अमिताभ बच्चन भी हमारे स्कूल में पढ़े हैं। जी खैर, मेरा बचपन वहां उस स्कूल में पढ़ा, वाकई विच इज फैंटास्टिक स्कूल। ये तो याद रखने वाली बात है कि आप अमिताभ बच्चन आपके एलुमनाई हैं, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत सौभाग्य है आपका। एब्सोल्युटली, हाँ, जी बिल्कुल। और फिर वहीं से मेरी शुरुआत हुई, और उसके बाद मैं स्कूल पे ही बहुत सारे प्लेज और ये सब करता था। आई वॉज वेरी, क्या कहना चाहिए, आई लव परफॉर्मिंग, आई लव परफॉर्मेंस, आई लव टू बी इन द लाइमलाइट जिसे कहते हैं ना। ओ, तो स्टेज और इन सब चीजों से, इनफैक्ट जो मेरी लाइफ की पहली शुरुआत है स्टेज पे, वो भी स्कूल में हुई थी। तब मैं नर्सरी स्कूल में था, और एक बाल निकेतन करके स्कूल है, उसमें मैं प्राइमरी नर्सरी, उसमें प्राइमरी स्कूल में था, और शायद KG 1 या KG 2 में मैं था, जब मुझे स्टेज पे जाके पब्लिक को देख के सल्यूट करना था। और मेरी पहली एंट्री लाइफ की स्टेज की ये हुई कि मैं स्टेज पे तो गया, लेकिन मैं उल्टा खड़ा हो गया, और मैंने पब्लिक को पीठ दिखा के सल्यूट किया। क्योंकि मेरे रिहर्सल में मैं जिस तरफ से जाता था, मैं अपने राइट पे घूम के करता था सल्यूट, और यहाँ जी पे शायद मेरी एंट्री दूसरी तरफ से हो गई, तो मैं जब गया तो मैं लेफ्ट पे जाके मैंने किया। तो मेरी स्टेज की पहली शुरुआत में मैंने पब्लिक को पीठ दिखाई है। उस दिन से आज तक फिर मैंने कहा मैं पीठ कभी नहीं दिखाऊंगा, आपको देखना है तो सामने क्या आइए। बात, व्हाट अ खैर, लर्निंग, व्हाट अ स्कूल लर्निंग, स्कूल वहीं पढ़े। गजब की या, लर्निंग। और एक आप, आपके ये बात जी को अब सालों बीत गए, लेकिन मुझे अभी तक मेरी डिस्टिंक्ट हाँ मेमोरी में वो है कि मैं उल्टा खड़ा हूं, और मेरी टीचर भागती हुई आई और उन्होंने मुझे ऐसे करके सीधा किया। सीधा किया। आई स्टिल रिमेम्बर दैट। आई मस्ट हैव बीन 5 or 4 मे बी, बट वो क्या मुझे बात, याद है अभी तक। क्या बात है। खैर, फिर मैं इलाहाबाद में रहा, जो आपका प्रश्न था, बॉयज स्कूल में पढ़ा, फिर इलाहाबाद हम्म यूनिवर्सिटी में पढ़ा, वहां हम्म मैं थिएटर वगैरह करता रहा। एंड देन आई मूव हम्म टू दिल्ली फॉर सम हायर स्टडीज। हम्म और उसके बाद दिल्ली में मैंने थिएटर किया, एंड सब्सिक्वेंटली आई स्टार्टेड, आई मीन, मैं जयपुर में एक शो कर रहा था, जहां पे अकबर खान शूटिंग कर रहे थे अकबर द ग्रेट की, और जी वहां पे मैं जाके उनसे मिला, एंड सब्सिक्वेंटली मेरा टेलीविजन का करियर शुरू हुआ। ही गेव मी द फर्स्ट ब्रेक इन ये अकबर द अभी ग्रेट अभी एज तो हम इन बैरम सवालों पे, अभी आपके पास इन सवालों को लेकर आ रहे हैं, बहुत तफसील से इन खान। सवालों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, आपके एक मेरे बहुत ही अभिन्न मित्र हैं और डायरेक्टर कमल मोंगा, वो हमारे साथ जी, जुड़े हैं। बिल्कुल। जी, हेलो उन्हें मैंने कमल जी, बताया हाँ। कि हमारे साथ आज होंगे कमल मोंगा जी हम्म। यहाँ। और रमा सिंह कह रही हैं कि चतुर्वेदी तो इलाहाबाद में कैसे पहुंच गए, तो मथुरा में होते हैं। आप इसका जवाब मथुरा दीजिए। से निकले तो ना सब, बहुत है इलाहाबाद में, ऐसा नहीं है, बहुत बहुत सारे चतुर्वेदी हैं इलाहाबाद में। जी और ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि मथुरा से ही हम सब निकले हैं, या मथुरा के आसपास के गांव से। लेकिन जी अब मैंने देखा है कि चतुर्वेदी हर जगह बसते हैं। यहाँ इनफैक्ट हम्म, बॉम्बे में पूरा एक चतुर्वेदी समाज है। हमारी चतुर्वेदी की एक, कहना चाहिए, एनुअल मीटिंग होती है, जिसमें अक्सर बहुत ज्यादा एंट्री होती है। तो आपको, मतलब, आपको बिलीव नहीं होगा कि चतुर्वेदी अब हर जगह है, चाहे दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे, इवन इन बैंगलोर, साउथ जी ऑफ इंडिया, वहां पे हैं बहुत सारे। हाँ, निकले तो हम सब मथुरा से ही हैं, और हम सब, कहना चाहिए, उसी पुण्य भूमि की संतान हैं, टाइम है जी। राधा कृष्ण की भूमि की। जी क्या बात है। तो बहुत ही गजब का और कमाल का आपका जो शुरुआत जीवन की रही है वो रही है। और किस तरह का आपका पारिवारिक माहौल था, कोई अभिनय से लेकर कोई कनेक्शन था, कोई नाता था किसी का, कैसी पारिवारिक पृष्ठभूमि देखिए, रही है। अभिनय से लेके तो मुझे नहीं लगता कि किसी का नाता था। मैं आपको बताऊं कि मैं एक्चुअली
एक ब्यूरोक्रेटिक परिवार से हूँ, तो मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो एक आईएएस ऑफिसर थे अंग्रेजों के जमाने से। क्या उसके बात बाद है। मेरे फादर भी आईएएस ऑफिसर थे। अंग्रेजों के जमाने से, और ये डायलॉग कितना अच्छा जबरदस्त क्लिक हुआ। भाई अब सही जाहिर सी बात है कि उस समय मेरे ग्रैंडफादर एंड वो अंग्रेजों के जमाने से में मतलब अंग्रेजों के जमाने में वो आईएएस ऑफिसर थे। जी तब वो आईसीएस था, बाद में आईएएस हुआ जब हम लोग को अपनी आजादी मिल गई। फिर मेरे फादर भी आईएएस ऑफिसर थे जी और हमारा माहौल काफी ब्यूरोक्रेटिक था। हमारे घर में बहुत सरकारी बातें होती थी। मेरे चाचा भी आईएएस ऑफिसर है एक्चुअली, हर कोई उसी उसमें था। तो एक खास बात यह है कि अभिनय से तो कोई हमारा दूर दूर से नाता नहीं था, लेकिन कल्चरली हम लोग हमेशा से इंक्लाइंड रहे हैं। बिकॉज माई फादर और माई ग्रैंड मदर और मेरी बुआएं ये सब गाना बहुत अच्छा गाते थे। तो हमारे जी अक्सर बैठकें होती थी जिसमें होली गाई जाती थी। जैसे होली होती है ना, जो होलियां, होली के त्योहार के पहले काफी होली गाई जाती थी और मेरे फादर भी उसमें बहुत पार्टिसिपेट करते थे, गाते थे। ऑल्दो ही वाज लाइक अ सीनियर आईएएस ऑफिसर, लेकिन घर में फिर एक अलग एटमोस्फेयर होता था। तो हम लोग कल्चरली तो इंक्लाइंड थे, ये तो मानना पड़ेगा। हिंदी फिल्म्स का बहुत शौक था, हमने बहुत जी फिल्म्स देखी हैं। जो अक्सर लोग कहते हैं ना बचपन में आपने फिल्में नहीं देखी, मुझे आप लेट 70s से लेके आई वुड से लेट 80s तक की जो मेरा बचपन, उसमें मैंने सारी फिल्में देखी और मैं एक एनसाइक्लोपीडिया हूँ। ऐसा हिंदी फिल्म का कोई सवाल नहीं है जो मुझे नहीं आता। क्या मेरे बात है। मतलब लोग ऐसे ऐसे लोग ऑब्सक्योर मुझे फोन करके पूछते हैं कि और कोई नहीं, तुम ही बता सकते हो ये चीज। मैं कहता हाँ ये वो है। तो मुझे सब पता था। हाँ हाँ और ऑब्वियसली तो हम लोग का माहौल तो उस तरीके का था। अभिनय से डायरेक्ट कोई संबंध नहीं था, लेकिन मैं हमेशा स्टेज पे काम करता था और बहुत बार मैंने स्टेज पे अभिनय किया है। लेकिन अब जो मेरी डील डॉल है, मेरी हाइट, लंबाई और मेरी आवाज और ये सब, इस पे आप मत जाइएगा। मेरा पूरा स्कूल में टिल क्लास 12 मुझे सिर्फ लड़कियों का रोल मिला है। मैंने आज तक एक भी क्या बात लड़के का कर रहे रोल हैं। नहीं किया था। हमारा क्या एक बात बॉयज है। स्कूल था, तो लड़के ही लड़की बनते थे। अच्छा और फिर। हमको मुझे हमेशा एक विग पहना के और एक लेडी टीचर की मैक्सी पहना के, मैं लड़की, शायद गोरा था मैं इसलिए, तो मुझे लड़की बना देते थे हमेशा। तो क्लास 12 तक मैं लड़का बना ही नहीं हूँ। क्या मतलब बात अब है। सीनियर स्कूल में भी है, लेकिन कोई तो लड़की बनेगा। तो मैं अपने स्कूल की लीड एक्ट्रेस था। लीड तो उसके एक्ट्रेस। बाद ही, स्कूल छोड़ने के बाद ही मुझको लड़कों के रोल मिले हैं, पात्र मुझे सब। जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो पहली बार मुझे एक प्ले में, वहाँ एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक संस्था है कैंपस थिएटर करके, उसमें सचिन तिवारी मेरे गुरु थे, जो जो डायरेक्टर थे। उन्होंने पहली बार जब मुझे रोल दिया तो मैंने एक लड़के का रोल किया। तब मैंने शर्ट पैंट पहनी, कुर्ता पजामा पहना स्टेज पे। नहीं तो अरे स्टेज का मतलब था अंग्रेजी में डायलॉग बोलना और एक मैक्सी पहनना, विग लगाना। क्योंकि मैं हमेशा अपनी हमारे जो लेडी टीचर के कपड़े पहनते थे हम लोग और लड़की बन जाते थे। वेरी तो इंटरेस्टिंग। वहां से फाइनली सफर शुरू हुआ कि भाई अपने जेंडर का भी आपको रोल कभी तो मिलेगा। वहां से उसके बाद मेरी हाइट बढ़ गई, मेरी मैं बॉडी मतलब चौड़ी और स्ट्रांग और मैस्कुलिन हो गई और मेरी आवाज डीप हो गई। तब उन्होंने कहा भाई अब तो तुम्हें कोई अब चांस नहीं। नहीं, अब अब तो, नहीं। और अब तो उसमें भी एक्सट्रीम फिर आदमियों मिलने लगे। या तो विलन का मिलेगा, या कोई बहुत ही जी स्ट्रांग आवाज वाला मिलेगा जो अपनी आवाज से कुछ करे, या कोई स्ट्रांग जी पर्सनालिटी का मिलेगा। तो मतलब मेरा सीधे स्विंग हुआ, एक एक्सट्रीम से ले जाके दूसरी एक्सट्रीम पे। दूसरी एक्सट्रीम। हाँ। नारायण नारायण, क्या बात है, आपके डायलॉग्स के बिना। नारायण नारायण। ये मेरा विष्णु पुराण में डायलॉग है। हाँ। जी बिल्कुल। हम्म। हंसा हमारे साथ जुड़ी हैं, थैंक यू हंसा फॉर हाँ। कनेक्टिंग। डॉक्टर अल्पना सुहासिनी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। महेंद्र रंगा जी, थैंक यू सो मच, नमस्कार आपको। और हाँ जी बिल्कुल, उर्मिल जी कह रहे हैं कि हमारा पूरा परिवार बैरम खान को देखने के लिए अकबर द ग्रेट देखता था और बड़ी बड़ी वाह। बात करती थी विक्रांत की। मोनिका शर्मा जी, आप अपनी रेक्टिफाई कीजिए स्टेटमेंट को। आप कह रही हैं कि बहुत ही हैंडसम हुआ करते थे। ही वॉज वेरी आपने हैंडसम। ऐसा कहा? मैं अब मोनिका जी इंटरव्यू कह नहीं रही दूंगा। है यू नीड टू, आपको हम्म। ठीक पड़ेगी अपनी स्टेटमेंट। ही स्टिल। और जी बहुत खूबसूरत आवाज है, बिल्कुल बहुत बेहतरीन आवाज है विक्रांत की। तो ये तो हमारी बात हुई आपके रोल्स पर। बहुत इंटरेस्टिंग, बड़े दिलचस्प किस्से रहे हैं, शुरू से आपके साथ काफी चीजें बड़ी दिलचस्प हुई हैं। एग्जैक्टली।
सूट पहनना इवन लग... जो मुझे पहला टेलीविजन पे हाँ रोल मिला अकबर खान का, जी। तो उसके लिए मतलब एक मैंने स्ट्रगल की लिटरली। आई यूज्ड टू कॉल हिम, देन वन डे ही सेड कम ओवर, तो मैं जयपुर गया एंड मैं हम्म उनके घर पहुंचा। ही वाज वेरी कर्टियस, बहुत ही अच्छे शरीफ आदमी हैं। ऐसे हम्म डायरेक्टर्स और ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं। एंड आई एम ग्रेटफुल कि अगर वैसे डायरेक्टर मुझे नहीं मिलते तो मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता कभी भी एक्टिंग में। बिकॉज आजकल क्या होता है, कई सारे डायरेक्टर्स हैं जो न्यूकमर्स को बहुत स्नब कर देते हैं। भाई आप गलती कर सकते हैं, आप बिल्कुल न्यूकमर हैं, आपको वो चीज पता नहीं है। जी। बट उन्होंने इतना प्रोत्साहित किया, इतना इनकरेज किया कि हम्म आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सो आई स्टिल रिमेम्बर, मैं पहला दिन, मेरी पहला शॉट की मेरी शूटिंग थी उसकी। जी। एंड जिस दिन मैंने साइन किया था उसी दिन शाम को मुझे शूट करना था उसका। हम्म एंड पहली चीज, मेरा मेकअप पहली बार हुआ था। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने मेकअप शुरू किया और मुझे लगा कुछ मेरी आंखें छोटी हो रही हैं, जब बेस वेस पहली बार लगने लगा चेहरे पे। देन उन्होंने मुझे बियर्ड और मुस्टैश और ये और वो पहनाई। और हम लोग फोर्ट में शूटिंग कर रहे थे, तो ऐसी कोई मेकअप वैन या कोई मेकअप रूम नहीं था, मेकअप दादा कर रहे थे मेरा। तो मेरा जब मेकअप हुआ एंड देन उन्होंने कहा आप देखिए अपना कॉस्ट्यूम और सब इस शीशे में, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने अपने आप को देखा, मैं खुद अपने आप को नहीं पहचान पाया। मैंने एक सेकंड डबल टेक, ओ मैंने कहा ओ माय गॉड ये हूं मैं। जब उसके लग के इट वाज कंप्लीटली डिफरेंट मेकअप। खैर वहां से जाके बिल्कुल नया माहौल, एंड देन आई वेंट ऑन द सेट। अब मेरा सारा एक्सपीरियंस थिएटर का था। थिएटर का एक्सपीरियंस था कि आपके सामने को एक्टर होगा, आप उससे बातें करेंगे और ये सब। यहाँ मैं सेट पे पहुंचा, इतना बड़ा सेट, कम से कम उस पे 200 जूनियर आर्टिस्ट, ये मतलब ऐसा डेकोरेशन, राजमहल का सेट है। और मुझे हुमायूं बाबर के सामने एक डायलॉग बोलना है, बट देर इज नो बाबर। वहां तो एक कैमरा है, कि बाबर थोड़ी है। कैमरा है अच्छा। जिसके नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर्स लेटे हैं, कोई स्क्रिप्ट कर रही है, कोई आपकी लुक बता दी है कि ये कैमरा है, इसके राइट पे आपको देख के बोलना है। तो आपके सामने तो कुछ नहीं होता है, आपके सामने तो लाइटिंग और ये और वो सब चलिए। और मैं कहूँ कि ये तो माहौल मेरे लिए बिल्कुल नया है। उन्होंने मुझे एक डायलॉग पन्ने पे लिख के दिया था चेस्ट उर्दू में, जो मुझे हाँ बहुत अच्छी तरह याद था। लेकिन हाँ सामने पहुंचते पहुंचते मुझे उस डायलॉग का एक वर्ड याद नहीं आ रहा था कि क्या डायलॉग है। और मैं चुपचाप ऐसे उसको देखूं कि मुझे याद आ जाए। उसी बीच तब तक कोई ड्रेसमैन आके आपके कपड़ा ठीक कर दे, कोई साउंड वाला आके आपका माइक एडजस्ट करे, कोई मेकअप मैन का यहाँ से पसीना आ रहा है इसको टैप कर। इतने सारे लोगों की आप पे अटेंशन, और मुझे बस जाके एक डायलॉग बोलना है कैमरे के सामने। वहां कोई दूसरा एक्टर है ही नहीं, कि मतलब बाबर या कोई जो बने हैं कैरेक्टर्स, वो नहीं, मुझे कैमरे के सामने बोल। और मेरे पीछे पूरी एक जनता खड़ी है जो कि मेरे दरबारी या कुछ बने। ओह मुझे पसीना छूट गया नर्वसनेस के कारण। मुझे एक डायलॉग याद ना हो, और मैं कहा मैं कैसे परफॉर्म करूंगा या हो क्या रहा है मुझे। जी। एंड आई स्टार्ट द डायलॉग एंड आई फंबल। हाँ उसी बीच जो राइटर साहब थे वो खुद मेरे पास है, और उन्होंने 3-4 लाइनें बढ़ा दी थी कि हाँ ये और ऐड कर देना। अरे मैंने कहा जो आपने 3 लाइन बोली हैं वो तो मुझसे याद नहीं हो रही हैं। मैं अपना बड़ा तुर्रम खान बन रहा हूँ एक्टिंग का, मुझे एक लाइन नहीं याद हो रही है यहाँ कि हो क्या रहा है। यू वोंट बिलीव, मेरे मुंह से लिटरली व्हाट द हेल ऐसा कुछ निकल गया। एंड Akbar Khan came to me and he hugged me and he says, "You're doing very well. Don't worry. Just concentrate. Look at the camera." And I told जी। him, "Sir, it never happens to me. I mean, you know, learning lines is my forte. But मैं इतना I don't know nervous हूँ कि क्या हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा." He says, "Don't worry. ये होता है." And he said, "Okay, ठीक है." तो finally किसी तरह से मैंने वो भगवान का नाम लेके कॉन्सेंट्रेट कर मतलब यहां तक बात आ गई कि एक आदमी कह रहा था मैं आपको प्रॉम्प्ट कर दूं। एंड द मोर ही वाज ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मुझे नर्वसनेस हो रही थी कि अब आप प्रॉम्प्टिंग पे डायलॉग बोलोगे तो मैं डायलॉग ही नहीं याद हो रहा है। मैं कह रहा था नहीं मुझे प्रॉम्प्ट नहीं चाहिए, मैं बोलूंगा, मैं कॉन्सेंट्रेट करना चाहूँ, लेकिन ऐसा माहौल ही मैंने नहीं देखा था। तो फाइनली मैंने वो डायलॉग बोला, और मेरे जब मुंह से वो डायलॉग पूरा निकला, दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ द मैन। कट उन्होंने कहा और उसके बाद उन्होंने माइक पे कहा ताली बजाओ, एंड द होल यूनिट क्लैप्ड फॉर मी। दिस इज वंडरफुल शॉट, यू वेरी गुड। एंड मेरा जैसे कहते हैं 20 किलो वजन कम हो गया उस समय। अरे बाप रे ये क्या निकला। एंड देन आई वेंट एंड आई सॉ माई सेल्फ ऑन द मॉनिटर, देन आई रियलाइज मैं और अच्छा कर सकता था। लेकिन वो जो डायलॉग मेरा निकला है,
दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। आई थिंक 9 या 10 रीटेक हुए थे, बट उससे मुझे इतना कॉन्फिडेंस, एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, अकबर द ग्रेट वाज आई थिंक 95 96। मैंने उसके बाद हजारों हजारों नहीं तो बहुत सारे टीवी शोज कर लिए, प्लेज कर लिए, फिल्म्स कर ली, वेब सीरीज कर ली। किसी के आपको डायलॉग याद नहीं रहते, आप डायलॉग बोलते हैं सेट पे, आप निकल जाते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन। वो मेरा पहला डायलॉग मुझे आज तक याद है, जो मैं उस समय नहीं बोल पाया था। वो डायलॉग मुझे नहीं भूलता है। दैट इज लाइक, इट इज वो मेरे जैसे जहन में कि मेरी लाइफ का पहला डायलॉग था। सुनाए ना प्लीज। हाँ, दैट यूज्ड टू गो लाइक, खादिम पे आलम पनाह की बात का एहतराम कराना वाजिब है, और ये बताना भी लाजिम है कि फिरदौस मकानी बाबर आजम का नमक बैरम बेग की रगों में खून बन के दौड़ रहा है। गुलाम अहद करता है कि हक के नमक अदा करने का इस सिलसिला आलम पनाह और उनकी आल औलाद तक कायम रखेगा। दिस इज द डायलॉग एंड आई स्टिल क्या बात क्या, क्या बात है। उसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं। फर्स्ट डायलॉग वो मेरा जो निकला था, हाँ, क्योंकि मैं इतना नर्वस हो गया था उसको लेके, और उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि आफ्टर दैट मेरी ये रेपुटेशन हो गई थी कि वो मुझे फर्रे फर्रे अगर डायलॉग्स के आप दे दीजिए पूरा एक पेज, आई हैड अ फोटोग्राफिक मेमोरी, आई यूज्ड टू रीड एंड आई यूज्ड टू जस्ट गिव वन शॉट। इनफैक्ट मेरा अगर सेकंड थर्ड शॉट होता था तो मुझे खुद बुरा लगता था, मेरे डायलॉग याद ना करने के कारण रीटेक हो रहा है। नेवर यूज्ड टू हैपन, आई ऑलवेज यूज्ड टू गिव इन वन टेक, टू टेक फाइनली। एंड बट अकबर खान वाज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, क्योंकि उन्होंने, मैं कभी कभी सोचता हूँ उस दिन अगर एक कोई ऐसा डायरेक्टर होता है जो कहता है अरे कहाँ से पकड़ के लाए हो, किस टाइप का एक्टर, बड़ी मिसकास्टिंग हो गई, वी शुड हैव टेकन समवन एल्स, तो आप तो खत्म ही हो जाते नर्वसनेस में। एंड आई हैव वर्कड विद सच डायरेक्टर व्हेन आई वाज एन एस्टैब्लिश्ड एक्टर, तो नोबडी कुड सेड दिस टू मी, बट आई कुड फील कि मेरे सामने एक न्यूकमर है, उससे ऐसा बोलना है। एंड समटाइम्स आई यूज्ड टू गो टू द न्यूकमर एंड से चल यार होता है, डजंट मेक अ डिफरेंस, कम इफ यू हैव अ सिगरेट गो स्मोक अ सिगरेट, अपना टेंशन निकालो, कुछ नहीं है। एंड ही वाज यूज्ड टू से द सेम थिंग, सर मुझे मेकअप रूम में पूरा डायलॉग याद था कि हाँ सेट पे भूल रहा हूँ। मैं कहा तो नर्वस हो रहे हो और कुछ नहीं, चाय पी लो एक कप, बिकॉज आई कुड रिमेम्बर कि मेरे साथ एग्जैक्टली यही हुआ था। तो आपने उस बात से एक लेसन लिया कि अगर कोई न्यू कमर है उसको कितनी जरूरत होती है उन शब्दों की, कि जिससे उसका उन हौसला शब्दों, जिंदगी भर के लिए एब्सोल्युटली, सकता है या बन सकता है। न्यू कमर को हम्म। getting the good director is much more important than getting a good subject, or a good break or something, or a role. The director can make or break you, क्योंकि आदमी जो है अपने, उसको जो हौसला मिलता है ना, उससे ही वो, एंड दिस हैपेंस इन ऑल क्रिएटिव फील्ड्स। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्टिंग में हो रहा है, इवन somebody like इन स्पोर्ट्स फॉर इंस्टेंस, जैसे क्रिकेट फॉर इंस्टेंस, तो उसमें मैंने, वीरेंद्र सहवाग ने मुझे एक बार बताया भी था ये, बिकॉज मैं उनको जानता भी हूँ, और उनका मैंने पढ़ा भी था कि जैसे सौरव गांगुली गेव हिम अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि तुम जाके मारो, तुम आउट हो भी जाओगे तो भी मैं तुम्हारे साथ, क्योंकि अगर आदमी को डर है कि मैं आउट हुआ और अगर मैं आउट हो गया मुझे ड्रॉप कर देंगे, तो कॉन्शियस हो जाएगा। कहता है कि मैं स्टार्ट निश्चित। होके खेलने में मुझे वो जो कॉन्फिडेंस मिला कि तुम एक दो मिस्टेक होंगी करो, दैट से मैं उस हाइट पे पहुंच गया। बिकॉज हमारी फील्ड जो है स्पोर्ट्स की है, एक्टिंग की है, इसमें कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी आपको है। एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपको एनकरेजमेंट बहुत जरूरी है सामने, बहुत बिकॉज ज्यादा। हम आइसोलेटेड अपने लिए एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे तो हम पब्लिक के लिए ही कर रहे हैं। तो अगर आपको जी। कोई एनकरेजिंग पब्लिक मिलती है, कहीं आप लाइव शो कर रहे हो, बहुत तालियां पड़ रही हैं, आपकी परफॉर्मेंस अपने आप बेटर हो जाती है। कहीं बहुत डल ऑडियंस है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, कोई चल फिर रहा है, कोई इधर निकल गया, कोई चाय पी रहा है, बोर्ड बैठा है, तो आपकी भी परफॉर्मेंस डल हो जाती है, क्योंकि स्टेज से आपको दिख तो रहा ही है उनका रहा। तो जी। एनकरेजमेंट बहुत जरूरी होता है, और आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे अकबर खान मिले। क्या बात है। तो वो भी एक जो कनेक्शन आपका बना अकबर खान के साथ और जिस तरह का आपका परिवेश रहा, उसके बाद आपने जिस तरह से अपने आप में जो इम्प्रोवाइज करने की बात थी, वो पहला मौका ही आपको एक बहुत काबिल डायरेक्टर के साथ मिल गया। चलिए, अब हाँ, ये नारद मुनि आप बहुत पॉपुलर हुए और नारद मुनि जिन्होंने देखा है, दे टू रियलाइज कि आपने नारद मुनि कुछ डिफरेंट अंदाज में किया। क्या डिफरेंस था आप में और जो नारद मुनि का कैरेक्टर हम देखते रहे हैं आज तक?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब मैं रवि चोपड़ा के साथ मैंने नारद मुनि किया था, बी आर चोपड़ा, वो एक अलग इंस्टीट्यूशन है बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री का। सो जब मैं बॉम्बे में नया नया आया था तो मैंने उनका एक डेली शो किया था जिसका नाम था औरत। दैट वाज माय फर्स्ट शो इन बॉम्बे। तो वो एक रेगुलर शो था, एक रोमांटिक, तीन चार लड़के तीन चार लड़कियां, हम लोग के आपस में रोमांस जी इधर उधर होते थे। दैट वाज द फर्स्ट 3 कैमरा सेटअप का आया था, शांति और औरत और स्वाभिमान। स्वाभिमान और शांति वो बिफोर मी, बट औरत के टाइम में बॉम्बे आ गया था। तो वो हमने किया हुआ था। सो रवि चोपड़ा की शायद निगाह में मैं था, और उन्होंने मुझे एक और अपने ही प्रोडक्शन हाउस में एक और शो भी दिया था जिसमें जी मैंने कुछ सन्यासी टाइप का रोल किया था। जी बट ही कुड अंडरस्टैंड कि मैं डायलॉग्स बहुत अच्छे बोलता हूँ, दैट माय कमांड ऑन द लैंग्वेज लकीली इज वेरी गुड, हिंदी और उर्दू और इंग्लिश तीनों में। और इसमें चेस्ट हिंदी चाहिए थी। तो यहाँ क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, जिनके एक्सेंट है, चेस्ट अच्छी संस्कृताइज्ड हिंदी नहीं बोल पाते, शायद मीनिंग नहीं पता है। जी सो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम देयर प्रोडक्शन हाउस कि वैसे ऐसे नारद मुनि का कैरेक्टर है, वो कराना चाहते हैं आपसे। सब जी मुझे भी पहले ये लगा कि लोगों ने नारद मुनि को हमेशा एक थोड़ा कॉमिक पार्ट में देखा है। हाँ बिल्कुल। देयर एन इमेज, असरानी जी ने किया या कभी किसी ने किया, जीवन साहब करते थे पुराने एक्टर, हाँ, तो जीवन एवरीबॉडी यूज्ड साहब। टू फील कि ये इट्स लाइक अ कॉमिक पार्ट। तो मैं उनसे ऑफिस से मिलने गया एंड द राइटर्स वर जी देयर, हसन कमाल, मिस्टर राम गोविंद, हसन कमाल साहब अकबर द ग्रेट के भी राइटर थे। सो आई जी हैड नोन हिम एंड आई हैड कंप्लीट कॉन्फिडेंस ऑन हिम। और उन्होंने मुझे कहा कि देखो, ये लोग जो है पूरी इमेज बदलना चाह रहे हैं, वो नहीं है अब। देखो कॉमेडी है, ही इज अ देव ऋषि। अगर तुम पूरा देखो तो देव ऋषि नारद, वो देव ऋषि जी ऋषियों में भी देव ऋषि है, मतलब ही इज द जी मोस्ट लर्नेड मैन। लेकिन उनका बात करने का अंदाज में थोड़ा विट और ह्यूमर है जो तुम्हारे जी अंदर भी है। योर नेचुरल स्टाइल ऑफ स्पीकिंग इज अ लिटिल नॉटी, जैसे थोड़ा जी बदमाशी करके लेकिन एक अकलमंदी की बात बोल रहे हो आप। सो यू शुड गिव इट अ शॉट। मैंने कहा चलो देखते हैं, बट आई टोल्ड देम कि देखो उस टाइप की कॉमेडी तो मुझसे होगी नहीं ना, मैं करने बोले कॉमेडी है ही नहीं। यू लुक एट द स्क्रिप्ट ना, कहाँ कौन से डायलॉग में कॉमेडी है। इट टर्न्ड आउट टू बी अ फैंटास्टिक पार्ट। जब मैंने पढ़ा, इट उसमें जो वाज। डेप्थ है, उसमें जो मीनिंग्स हैं, उसमें जो डायलॉग है, जो हमारे कल्चर ट्रेडिशन का जो जो कहना चाहिए, लिटरली पूरी एजुकेशन की एक यूनिवर्सिटी खुली हुई है। उन सारे जो जिस तरीके से विष्णु पुराण लिखा गया, बाद में उन्होंने माँ शक्ति लिखा, ये तो मैं, क्या गजब की रिसर्च पे इन्होंने बनाया है। और जो हम लोगों ने डायलॉग, नीतीश ने जो डायलॉग्स बोले हैं, जो बाकी कैरेक्टर्स डायलॉग बोलते हैं उसमें, दे वर सो स्ट्रॉन्ग लाइंस। एंड कहीं पे भी कुछ ऐसा नहीं है कि हमने कहीं भी लाइटली उसको लिया है या थोड़ा कॉमिक टच डाला है, कुछ भी नहीं। एंड बिकॉज ऑफ इट ये वो तारीफ रोल आपने इतना बढ़िया निकल के आया। बहुत गजब का आपका वो किरदार आपका गया था, और जिसको आप लोगों के जहन में वो यादें जो हैं उस किरदार को लेके कि कितना अलग तरीके से आपने उसे निभाया था। आप प्रतिभा जी को जानते हैं, प्रतिभा सुमन, वो नमस्कार। हाँ, यहाँ और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे जिसे कहेंगे ना, खूबसूरत और खूबसूरत शख्सियत मुझे लगती हैं प्रतिभा जी। हमारा हौसला बढ़ाती हैं जब भी यहाँ पर आती हैं। और हमारे हरियाणा के जो सुपरस्टार हैं यशपाल शर्मा जी, वो हमारे जी मंच से जुड़े थे और आप जानते हैं, परिचित हैं, उनकी धर्मपत्नी है बिल्कुल। वो। हम दोनों को एनकरेज करने के लिए यहाँ हूँ। थैंक यू सो मच प्रतिभा जी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। हंसा सिंह जी, आपका तलफ़ुज़ बिल्कुल काबिल एहतराम है। उर्मिल माधव जी आपके ओहो, लिए तलफ़ुज़ हाँ गज़ल। मेरी, हंसा जी को बताइएगा कि मुझे अच्छी तरह से याद है जब मेरे, हमने पहला शो किया था बीआर में साथ, जब वो मेरी माँ बनी थी। एग्ज़ैक्टली, यू प्लेड माय सन। और- हंसा बोल हाँ, रही तो वो है। मेरी माँ थी। और ऑब्वियसली मैं इतनी ग्लैमरस और ब्यूटीफुल माँ को पाके धन्य हो गया था पहले ही उसमें। मैंने कहा ये मेरी माँ है, तो अरे बाप रे, मेरा तो अच्छा है यार, टाइम अच्छा ही चल रहा है अगर ये मेरी माँ है। ये माँ है तो हाँ, बहुत है हंसा सिंह, उनसे हमारा परिचय जब हुआ, बहुत ही गज़ब पर्सनैलिटी हैं। बिल्कुल, कमाल। एब्सोल्युटली। जी। प्रतिभा मैम, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। हंसा सिंह, आप निरंतर हमारे को मैसेजेस भेज रहे हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया। और माधव मैम, रमा सिंह मैम, थैंक यू सो मच आप सभी का यहाँ रहने के लिए। और अगर कोई सवाल किसी का है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, मैं कमेंट्स बीच-बीच में ले रही हूँ। बिल्कुल। हंसा, यस ऑफ कोर्स, फाइनली हंसा, दैट इज बिटवीन अस। अच्छा, आदित्य के बाद, अच्छा आपका कोई ऐसे सपोर्ट
सिस्टम था नहीं इंडस्ट्री में, एज सच कोई आपके गॉडफादर नहीं थे, इट हैपेंड जस्ट कि आपने एक वो किरदार किया, उसके बाद किस तरह आपका मुंबई आना हो, कैसा संघर्ष से रहा? देखिए, कुछ जरूरी नहीं होता है कि आपके गॉडफादर हो। आपका अपना स्वभाव, आपका अपना एटीट्यूड, आपकी जी अपनी डिसिप्लिन भी आपका गॉडफादर बन जाती है। जी, क्या बात है। आप कैसे हैं? मैं जब अकबर द ग्रेट की शूटिंग कर रहा था तो अकबर खान मेरे गॉडफादर थे। मेरे बहुत जी अच्छा उनके साथ रिश्ता था, है मतलब। उनके जो राइटर्स थे उनसे अच्छा रिश्ता था, उनके जितने को एक्टर्स थे सबसे मेरा हम्म, बहुत अच्छा रिश्ता था, पूरी यूनिट से मेरा बहुत अच्छा रिश्ता था। तो जी जब मैं बॉम्बे आया तो मैंने अपने आप हम्म, को अकेला नहीं पाया, क्योंकि मेरी यूनिट के सारे लोग थे भाई। हसन साहब वगैरह रवि चोपड़ा जी के यहाँ काम कर रहे थे। कोई को एक्टर था, वो किसी दूसरे सीरियल में काम कर रहा था। कोई एक्ट्रेस थी कहीं काम कर रही थी। अकबर भाई हम्म, के अपने इतने टर्म्स थे। तो मुझे जब कभी किसी की मदद या कोई गाइडेंस की जरूरत होती थी तो मैं इनमें से किसी से पूछ लेता था कि भाई आप मुझे इनसे मिलवा सकते हो। और मेरे टर्म्स इतने अच्छे थे, सबसे कहते थे हाँ हाँ बिल्कुल चलो। तो किसी ने मुझे किसी से मिलवा दिया, किसी ने मुझे किसी से मिलवा दिया। तो हम्म, इसलिए ये बात सही है कि यहाँ मिलना बहुत मुश्किल है। और उस टाइम तो खास तौर से आई एम टॉकिंग अबाउट 99 2000, क्योंकि तब कोई कास्टिंग डायरेक्टर्स वगैरह नहीं थे। डायरेक्टर्स ही आपको डायरेक्टली करते थे। जी तो उस टाइम आपका उनसे मिलना बहुत जरूरी था। लेकिन अगर आपकी पहले ही आपने जो काम किया उससे आपके कुछ कॉन्टैक्ट्स बने हैं और आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स बने हैं, जी तो आप जाके उनके थ्रू आप लोगों से मिल सकते हैं। और मेरे साथ ये भी था एडवांटेज, क्योंकि मैं मेरा बैकग्राउंड अच्छा था, मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो जो हम्म, मुझसे बातचीत करता था वो भी समझ लेता था कि ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के बॉम्बे चले आए साहब हीरो बनना है, पर एक हाँ कुछ है हाँ इनमें, कुछ मेटल है। तो मुझे भी थोड़ा तवज्जो देते थे, मेरे साथ ढंग से बात करते थे लोग, और मेरे लायक कुछ काम होता था मिलता था। तो ये सही था कि मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, लेकिन मुझे मुझे कोई कमी भी नहीं महसूस हुई, क्योंकि बाकी जो शुरू में जो जितना सपोर्ट चाहिए होता था मिला मुझे लोगों से, जितने मेरे कॉन्टैक्ट्स थे उनसे मिला। और उन्हीं हम्म, से क्या होता है, आपको एक भी काम मिल जाए तो आपका 15 20 दिन तो चले ही जाता है मेहनत, महीने का। तो उतने दिन आप बिजी हैं, बाकी टाइम अपने आप पे काम कर रहे हैं कुछ। जी मैं कुछ और काम करता था, अपने आप को बिजी रखता था। तो आपको आपका समय निकल जाता है, आपको पता नहीं चलता। और फिर वन एक के बाद एक के बाद एक आप जुड़ते जाते हैं लोगों से, आपको काम मिलता जाता है। और फिर ये शहर भी ऐसा है कि ऐसा एक बार पकड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं है। छोड़ता नहीं बॉम्बे। है। बिल्कुल, क्या बात है, ये आपने बिल्कुल सच्ची बात कही है कि ये शहर नहीं छोड़ता है। और मुझे याद है अकबर खान ने मुझसे कहा था कि मैं लैंड किया था कुछ दिन बाद, तो मुझसे पूछा था हाउ यू लाइकिंग बॉम्बे। आई सेड आई एम नॉट लाइकिंग इट एट ऑल बिकॉज आई हैव कम फ्रॉम दिल्ली। तो मेरे रेफरेंस पॉइंट्स बहुत अलग हैं, बहुत बड़ी रोड, बहुत चौड़े चौड़े सड़कें, बड़े पार्क्स, गार्डन्स, बड़ी गाड़ियां। यहाँ बहुत छोटा छोटा क्राउडेड दिस दैट, ऐसा ही क्या शहर है। और हम इतना बड़ा नाम सुनते हैं, यही है वो जो इतना सारे जुहू, अंधेरी और मलाबार हिल्स और पाली हिल, और ये हमने खूब मैगजीन्स में ड्रेसेस पढ़े थे। मैं कहा, हाँ, यही है, इतना ही है, ये खत्म। और तो I told him कि I'm not enjoying it at all. Then he said, you stay 6 months and then I'll ask you the same question. I said, okay. I was quite confident. पर मुझे लगता है 6 महीने भी नहीं लगे, 2 2.5 महीने, द सिटी जस्ट ग्रोज ऑन यू। उसके बाद तो ये शहर आपको ऐसा, इट इज लाइक अ ड्रग जो आपके वेन्स में घुस जाती है, यू कांट लीव द बारिश सिटी। वाला जकड़ के पकड़ लेते पकड़ लेता है ये शहर। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं एक्चुअली। बॉम्बे इज बीन मेड बाय, जो बॉम्बे के लोग हैं, दीज आर द बेस्ट पीपल आई हैव फाउंड अब तक, अप टिल नाउ। वेरी हेल्पिंग, वेरी नाइस। मुझे बड़ा बढ़िया लगा बॉम्बे, इसलिए। और वो फिर अपना हैं। आपका अपना शहर बन गया। हंसा कह रही है कि हमारा नजरिया है, क्योंकि हम दिल्ली वाले हैं तो हमारा ये नजरिया है कि हम चीजों को किस तरह देखते हैं, हमारी अप्रोच ऐसी है। हाँ, सही बात। पॉसिबल। जी, आप भी दिल्ली मैं भी वाले हैं? दिल्ली वाला हूँ, मेरा अभी भी एक घर है दिल्ली में। और मैं जी जाता हूँ, और लेकिन मुझे वो डिफरेंस साफ पता चल जाता है कि फर्ज कीजिए मुझे दिल्ली में पार्टी में बुलाया गया है, हाँ तो मेरे जितने 4 लोगों को मैं जानता हूँ मैं उन्हीं के साथ रहूंगा। लोग मुझसे हाय हेलो कहेंगे, मिंगल करेंगे। लेकिन अपने भी लोग ज्यादा हैं, अपना उनके सबके एस्टैब्लिश्ड ग्रुप्स हैं, उसमें इन्वॉल्व हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। बड़ी बड़ी जी पार्टीज हैं, सैनिक फार्म्स में या फार्म हाउस में, सब चल। सम टाइम यू कम बैक।
सब लोग बड़े कॉन्शियस हैं, क्या कपड़े पहने हैं, लेटेस्ट स्टाइल के, मेकअप कौन सा है, कौन सी कार से आ रहे हैं, बड़े कॉन्शियस हैं दिल्ली में। या बॉम्बे में किसी कोई आपको बुलाएगा, उनका छोटा सा 1 बेडरूम 2 बेडरूम फ्लैट होगा, उसमें 30-40 लोग घुसे होंगे। कोई खिड़की पे बैठा है, कोई किचन में बैठा है, कोई बाथरूम में बैठा है, कोई बेड पे खड़ा नाच रहा है, सब आपस में पार्टी कर रहे हैं। आधे ज्यादा आपको ही नहीं पता कौन है, बट इतने फ्रेंडली है, कोई गाना गा रहा है, कोई कुछ हो रहा है। मेरे अपने घर में बहुत पार्टीज होती है, एट सम पॉइंट आई इवन सेड भाई ये जो आदमी है किसके साथ आया है, मेरा गेस्ट तो है ही नहीं। लेकिन ये होता है अक्सर, मैं तुम किसी के साथ चले गए, वो एवरीबडी कम्स विद समवन, बड़े इनफॉर्मल एटमोसफेयर, यू बिकम, एक आप पार्टी में चले जाइए, अब 4 दोस्त बना के लौटते ही लौटते हैं, तो आपका सोशल सर्कल बढ़ता जाता है। तो ये अजीब सा और पकड़ने का अंदाज है इस बॉम्बे सिटी का। तो बॉम्बे इस तरह से डिफरेंट है कि वहाँ लोग ज्यादा फ्रेंडली हैं और दिल्ली में थोड़ा शो ऑफ ज्यादा है। ऑल्सो बिकॉज सी, ये मैं टोटल स्टेटमेंट नहीं दे सकता, मेरा मतलब है मैं जिनसे मिला हूँ, क्योंकि हम लोग भी थोड़े माइग्रेंट कम्युनिटी है जो जी। बॉम्बे में आई थी, इन द सेंस कि वी वर ऑल एक्टर्स इधर उधर से आए हुए थे। तो हम लोग को एक दूसरे को जानने की इच्छा भी ज्यादा थी, तो जी। हम लोग एक दूसरे के घर जाते थे, वी एवरीबडी वाज सीकिंग कंपनी। हम लोग सब चाह रहे थे कि एक दूसरे के साथ रहें। हो सकता है जो लोग बहुत स्टैब्लिश्ड उससे हों, उनके अपना सेटअप हो, उनके बचपन के दोस्त, वो नहीं मिंगल करना चाह रहे। लेकिन हम लोग जी। क्या होता था जी, इसके यहाँ पार्टी है, तुम्हें चलना है, मैं तो नहीं जानता, अरे चलो ना यार, ओके चलते हैं। जाके अंदर। हाय आई कम टू, हाय थैंक यू सो मच दैट यू कम, आई 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 कम हैव अ ड्रिंक, ये वो सब, मतलब एकदम से घुल मिल जाते हैं। तो क्या शायद बात है। इसलिए, क्योंकि हर किसी को एक दूसरे की जरूरत होती है बॉम्बे में, तो प्रतिभा इससे वो स्टार्ट हुआ। हम लोग मराठी लोग होते ही अच्छे हैं, बेशक अच्छे होते एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मुझे इसमें, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं बॉम्बे में बैठा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सच है, ये सत्य है। हैं। अच्छा, जो मैंने आपको थोड़ा बहुत खोजा, जहां जहां से भी जानकारी मैंने इकट्ठा करी है, उसमें जो एक हम्म, जानकारी मेरे सामने आई है वो ये है कि आपने तमाम जितने भी शो किए हैं उनमें आप हाँ बहुत ही अहम भूमिका में रहे हैं। अहम हाँ। भूमिका में से अकबर के साथ, सॉरी, अकबर द ग्रेट में आपकी भूमिका बारम खान के तौर पे, विष्णु पुराण में आप नारद मुनि की अहम भूमिका में थे, थीफ ऑफ बगदाद में जफर जो कि मुख्य जाफर, खलनायक हाँ हाँ। जाफर, और तमाम जितने भी सीरियल शोज किए, और अभी जैसे आप एक 26/11 करके एक सीरीज कर रहे हैं, कर उसमें भी चुके आप, हैं, वो है Z5 पे अवेलेबल है। जी, हाफिज सईद जो कि मास्टरमाइंड सिटी, थे इस हाँ। पूरी जो उग्रवादी सरगना थे, तो उनका किरदार आपने निभाया। तो किस तरह आपको लगता है कि इसके पीछे क्या कारण है कि मुख्य किरदार के रूप में ही आपको चुना जाता है? कुछ खास ऐसी कौन सी प्रतिभा आपकी लगती है कि आपको हमेशा ही मुख्य किरदार दिए जाते हैं? ये तो आप लोग बताएंगे ऐसी प्रतिभा क्या लगती है भाई मुझे। हमेशा अच्छे रोल्स ऑफर होते हैं, मैं अच्छे बेशक। करता हूँ। जी। अ, क्योंकि शायद लोग मेरी इमेज और लोगों का मानना है कि मैं एक अच्छा एक्टर हूँ जिसकी जी। परफॉर्मेंस अच्छी है, जी। इसलिए मुझे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल्स ऑफर होते हैं, जिसमें स्पेशली जिसमें डायलॉग्स हो, वॉइस हम्म। का काफी इस्तेमाल हो, और ये सारे हर सीरियल्स या फिल्म्स में अक्सर ऐसा कोई पार्ट होता है जिस जो जो जब बोले तो लोग सुने उसकी बात, जो ना इस टाइप का, तो इस टाइप के मुझे रोल्स काफी ऑफर हुए हैं। जी। उसमें कई बार वो नेगेटिव शेड्स लिए होते हैं, कई बार वो पॉजिटिव शेड्स लिए होते हैं। जी। तो इस हिसाब से मैं लकी, ऑल्सो मैं थोड़ा सा चूजी हूँ, इन द सेंस कि आई लुक फॉर, आई सीक गुड पार्ट्स, अगर वो आते हैं देन आई से आई डू इट। और मेरे लिए अभी भी सबसे बड़ी चीज है मेरा रोल। अगर कोई मुझे हम्म। ऑफर करता है, जैसे कोई होता है ना कि आपको, आपके लिए सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे हम्म। लिए एब्सोल्युटली माई रोल, माई मनी इज वन ऑफ द प्रायोरिटीज बट वेरी लास्ट प्रायोरिटी। या कई बार ऐसा भी होता है कि एक कुछ और रीजन से लोग काम कर लेते हैं, बट आई आई ओनली आई आस्क, भाई ये सब ठीक है, रोल क्या है, बिकॉज इफ आई नॉट एंजॉय माई रोल, मुझे पता है कि मैं सेट पे जाके बोर हो जाऊंगा। और कई लोग होते हैं जो ये देखते हैं कि भाई मुझे पैसा कितना मिल रहा है, मैं पैसे के लिए कर लूं। पैसा बहुत जरूरी है, मुझे भी चाहिए, सबको ही चाहिए, लेकिन मेरे लिए प्राइमरी इंपॉर्टेंस है रोल। अगर एक प्रोडक्शन है उससे जहां पे मुझे बहुत पैसा मिल रहा है लेकिन हम्म। मेरा रोल बकवास है, और एक हम्म। ऐसी जगह शूटिंग है जहां मेरा रोल बहुत अच्छा है लेकिन मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, मैं वहां एंजॉय करूंगा जहां मेरा रोल ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां सेट
सी आपका मनी मैटर्स जिस समय आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, उसके बाद वो जी चीज खत्म हो जाती है, फिर आप नहीं सोचते उसको। फिर आपको अपना डे टू डे एक्सपीरियंस में क्या डायलॉग बोल रहा हूँ, मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ, 4 लोग आपके पास आ रहे हैं, वो मैटर करता है। तो वही आपको हाय देता है। तो इसलिए मैंने भी जानबूझ के ऐसे रोल्स ही पिक किए हैं जिससे रोल से मुझे सेटिस्फैक्शन मिले। एंड दैट वे आई हैव बीन लकी टिल नाउ कि वो ऐसे रोल्स आए हैं, एंड आई हैव बीन वेरी हैप्पी कि भाई अगर मैं सेट पे गया हूं तो मुझे पता है मुझे ही बोलना है, मेरे ही लंबे लंबे डायलॉग्स होंगे। मुझे बाकी एक्टर्स हो सकता है मस्ती कर रहा हूँ बैठे, मैं अपने डायलॉग याद कर रहा हूँ बैठे, भाई तुम लोग चुप रहो, सारा डायलॉग तो मुझे बोलना है। भले हो सकता है मुझे पैसे ना मिलने उतने, लेकिन काम मुझे बहुत करना पड़ रहा है, एंड आई एंजॉय हाँ, दैट। यू एंजॉय दैट। बेसिकली आपको वो जो अहम किरदार मिलते हैं उसमें आपको वो जान डालना उस किरदार में पसंद है, और आप उस किरदार को अपने अंदर कहीं जीते हैं। तो जैसे आपने बताया कि क्योंकि हमें भी ये चीज सामने आ रही है कि बिकॉज आप बोलते बहुत अच्छा है, आपका तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा है और आपकी आवाज बहुत अच्छी है बेशक, तो यही कारण एक रहता है कि जो अहम किरदार हैं उनकी आवाज का बहुत इम्पैक्ट आता है। तो यही हमें नजर आता है कि शायद यही कारण है कि आप तमाम मुख्य किरदारों में नजर आते रहे हैं। आपने वॉइस पॉसिबल। पर बहुत काम किया है, आपने वॉइस पर बहुत सारी चीजें, आपकी बहुत आवाज का अलग अलग तरह से इस्तेमाल हाँ, किया। तो कुछ यादगार कुछ चीजें हैं जो आपके जहन में है कि कुछ पीसेस हों ऐसे जहां आपको अच्छा लगा हो वॉइस ओवर करना या फिर आपकी आवाज का दिया जाना? देखिए वॉइस ओवर में मैं बहुत इंसिडेंटली आया, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है जिनके साथ मैंने प्ले किया था, उनके साथ मैं एक दिन बैठ के चैटिंग कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि आपको हैव यू एवर ट्राई टू डब। आई सेड भाई मैं अच्छी तरह डबिंग कर लेता हूँ, मैं अपने हम मैंने जब अर्ली 2000s में हमारे शोज भी डब होते थे, फिल्म भी डब होती थी, मैंने कहा मैंने डबिंग तो की, आई एम क्वाइट फास्ट एट डबिंग। तो बोले एक ट्राई करना है, एक चाइनीज फिल्म है, इंग्लिश में डब करना, विल यू बी एबल टू डू इट? आई सेड आई ट्राई। खैर वहां से मेरा चालू हो गया, आई डिड दैट, एंड उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक आई स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ वॉइस डबिंग वर्क, नरेशंस, और ये पूरा ऑल्टरनेट प्रोफेशन बन गया। क्या होता है कि कभी आप एक्टिंग उस समय ना कर रहे हैं तो आप वॉइस वर्क कर सकते हैं। आजकल तो जैसा आप जानती हैं ना, बहुत सारी बुक्स हैं जो आ रही हैं, ऑडियो बहुत बुक्स। ऑडियो बुक्स आ रही हैं उनके प्लेटफॉर्म में, तो मैंने बहुत सारी बुक्स को आवाज दी हुई है। बहुत सारे फिल्म्स, इंग्लिश फिल्म्स जो हिंदी में डब होती हैं, इंग्लिश सीरीज जो हिंदी में डब होती हैं, उनमें उनको एक्टर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि वहां भी एक बड़े एक्टर ने ही किया होता है। जी। तो इसलिए फिर आपको यहाँ तो उस हिसाब से मुझे काम कंसिस्टेंटली मिलता रहा, और मैं वॉइस भी करता रहता हूँ। आई क्वाइट एंजॉय बीइंग अ वॉइस एक्टर ऑल्सो, क्योंकि आप अपनी वॉइस के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें कर सकते हैं ना। बिकॉज एक तो आपको जो कैरेक्टर है आप वो करेंगे, फिर आप एनिमेशन करते हैं तो आपको कई बार अपनी आवाज बना के करनी पड़ती है, तो क्योंकि एनिमेशन बच्चों के लिए अलग टाइप के होता है, तो आप आवाज बना बना के करते हैं। एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, उसमें मेरे बड़े इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस हैं। जैसे मुझे पता है कि एक बार मैं एक एनिमेशन फिल्म डब कर रहा था, एंड उसमें मैं एक राक्षस बना था, और अच्छा। मैं एक बच्ची, एक बहुत छोटी बच्ची के साथ, मुझे कुछ काम कर कुछ डायलॉग्स थे, हमें साथ में रिकॉर्डिंग करनी थी, एक बच्चा और मैं राक्षस। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, एंड मैं वहां पे स्टूडियो पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया, रीच्ड अबाउट आई थिंक आधा घंटा लेट हो गया। तो मैंने मन में लगा कि मैं लेट हो रहा हूँ, यूनिट होता है, ये लोग रिकॉर्डिस्ट जैसा वेट कर रहे होंगे। सो आई वेंट काइंड ऑफ अपोलोजाइज, सॉरी लेट हो गया एंड दिस दैट। आई लुक्ड अराउंड, आई रियलाइज कोई बच्चा नहीं था। मैंने कहा मैं ही अकेला लेट नहीं हूँ, बच्ची भी लेट आई है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसे ठीक है, चाय वाय अपनी, मैंने कहा एक कप चाय पीने। देन आई सेड कि अच्छा जैसे आर्टिस्ट आ जाए तो हम रिकॉर्डिंग करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, आर्टिस्ट तो वेट करें, आप चलिए। तो मैंने कहा बच्ची कहाँ है? तो बोले ये है ना। एंड आप बिलीव करेंगे, एक मिडिल एज्ड लेडी, पूरी साड़ी पहने, मंगल सूत्र, पूरा गेटअप में, बोली मैं करती हूँ ना बच्ची की आवाज। मैंने कहा ये आप बच्ची की आवाज करते हैं? बोले हाँ। बोले आप चलिए। और मैं कहूँ अरे बाप रे, मैं सोचा कोई बच्चा आएगा। एंड वहां पे उन्होंने जो आवाज निकाली है, मैं तुमसे ये करती हूँ, ये अरे बाप रे, मैंने कहा शी वाज सच अ ग्रेट परफॉर्मर। मैंने कहा आप बच्ची की आवाज करती हैं? उस दिन हाँ। मुझे पता चला कि भाई एनिमेशन में जितने जानवर हैं, उन सबकी आवाज भी कोई ह्यूमन बीइंग ही निकालता है भाई। जानवर के गले में आप माइक ला के थोड़ी जाते हैं कि शेर की दहाड़ निकालनी है, कुत्ते का भौंकना निकालना है।
और एक आर्टिस्ट आता है जो हो सकता है बहुत बिजी हो, उसके पास इस समय डेट्स ना हो, आधे घंटे को आएगा, वो कुत्ते की साउंड के लिए आया है। भाई वो बहुत हाँ, फेमस आदमी है, तो कुत्ते की उसे भौंकना निकालेगा, ये आपका सीक्वेंस है, कुत्ता भौंक रहा है, तो कुत्ते की हाँ, भौंकने की आवाज एक ह्यूमन बीइंग आके रिकॉर्ड करता है। भाई कुत्ते की आप कहीं से आवाज लेके नहीं आते हैं। हाँ, लेके आते ऐसा हैं। बड़ा शौक, बोले हाँ वही तो, वो मुझे भी कहता है भाई तुम ही बताओ, शेर की आवाज हमको चाहिए, शेर के लिए हाँ। हम शेर के गले में माइक लगाने जाएंगे, शेर की आवाज कोई निकालेगा ना। एंड देन आई सेड अरे बाप रे, तो वॉइस जो हमारी इंडस्ट्री है इसमें तो ऐसी भयंकर चीटिंग चलती रहती है कि आपको पता ही नहीं है आपका कि संवाद हुआ उनके साथ, जो महिला थी वो बच्चे के डायलॉग, और आपको कोई वो जहन बच्ची में। के डायलॉग बोल देते थे। मेरे को सपना भी नहीं था कि भाई ये जो है बच्ची, मैं कुछ कर रहा हूँ, "ओए, तुम वहां पे निकली तो ऐसा होगा, समथिंग लाइक दैट, एंड वो करी देखो 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 चुन्नू भागो यहाँ से, चुन्नू भागो, तुझे हमारे पीछे कौन आ रही है, चुन्नू भागो। और क्या वो बात है। आंटी एकदम रेडी माइक के सामने और स्क्रिप्ट लिए, और मैं तो टोटली डिस्ट्रैक्ट हो गया। मैंने कहा आप ही बच्ची का आवाज करें? बोले हाँ मैं ही करती हूँ ना हमेशा। मैं कहा, अरे बाप रे, ये तो मतलब इतनी चीटिंग की एक अलग लेवल है, ये जो हमारी वॉइस की इंडस्ट्री का। आपका शक्ल तो दिख नहीं रही है, आवाज दिख रही है, तो बड़ा मजा आता है। बहुत बहुत फन, बहुत 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 फनी। अलग। हम लोग ने नेटफ्लिक्स वगैरह की कई सीरीज जब की हैं। अब बहुत मतलब इंटरेस्टिंग से उसमें कई बार चीजें होती हैं। एक, अब कैसे आपको बताऊं, इसको रोमांटिक सीन है, हम्म, और या हमें अब आजकल आप देखें कोई लव मेकिंग सीन है कुछ, और हमको हम्म, डब करना है ना, हम्म, आपके सामने कोई के साथ कोई लड़की है ना, लड़की डब करी है तो लड़का, आपको सिर्फ माइक के सामने खड़े होकर एक्सप्रेशंस देने हैं और उस कैरेक्टर से मैच करने हैं। और जब हम वो एक्टिंग कर रहे हैं, पूरा जो साउंड रिकॉर्डर्स सब है, सब हंसे ही जा रहे हैं, उधर से हंसे ही जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ चुप रहो, शांति रखो यार, हमें तो अपना काम करना है भाई, क्योंकि हमको तो अपनी आवाज भरनी है, क्योंकि हिंदी में करना है। तो इट बिकम सो फनी एट टाइम्स, बिकॉज आपको ऐसे उठपटांग चीजें करनी पड़ती हैं क्योंकि दिख तो रहा नहीं है। हम्म, बट इट्स ग्रेट फन, वॉइसिंग ऑल्सो इज ग्रेट फन, बिकॉज अलग अलग तरीके के नरेशंस हैं, हम्म, अलग अलग तरीके, इतने ज्यादा कैरेक्टर्स करने को मिलते हैं। हम्म, कोई कोई होता है बहुत टफ होता है, जैसे हावियर बारदेम जो बहुत ही बड़े हॉलीवुड एक्टर हैं, उनकी मैंने 2 फिल्म डब की हैं, मतलब उनको, उनकी वॉइस में हिंदी में मेरी वॉइस, ही इज अ हम्म। फैंटास्टिक एक्टर। वो अपने डायलॉग के साथ साथ इतना क्या क्या निकालते रहते हैं, जो हमको भी निकालना पड़ेगा, बिकॉज हमको हिंदी में उसमें वॉइस डालनी होती है। और बड़ा मजा तो आता है जब मेरी कोई फिल्म किरदारों रिलीज का होती है। मतलब आप वो किरदार लगभग कर रहे हैं, क्योंकि जब आप किसी के लगभग क्या, मैं कर आपको ही वो रहा हूँ, क्योंकि आपको एक्ट कई देखिए। जगह कई जगह जैसे अवतार या स्पाइडरमैन या हम्म, स्काईफॉल, इसमें कई बार ऐसा होता है कि आपको इंटरनेशनल अप्रूवल लेना पड़ता है, वॉइस का आपकी रिकॉर्ड होके वहां जाती है, तो जी, वहां से अप्रूवल आता है। तो मैंने कहा देखो भाई, वहां से मेरी वॉइस अप्रूव हो क्या, ये ऐसा हल्के में मत लेना मुझे, मुझे मेन डायरेक्टर ने अप्रूव किया है। क्या और बात मैं, है। बड़ा मजा भी आता है जबकि कोई इस टाइप की फिल्म रिलीज होती है और आप अपने को अपने बारे में लिखना चाहते हैं, तो मैं खूब फेसबुक पे या कहीं पे लिखता हूँ, मैं खुद ही लिखता हूँ कि गो एंड वॉच द हिंदी वर्जन, इट्स साउंडिंग मच बेटर देन द इंग्लिश वर्जन। तो सबके ये अच्छा अच्छा तुम बता दो कौन सी आवाज तुमने की है, नो वंडर हिंदी वर्जन बेटर हो रहा है। तो हाँ, इट्स बेटर हो इट्स रहा है और हिट इट्स हो रहा है, ज्यादा हिट हो रहा है। हाँ, रीजन तो पता ही है कि तुम हो उसमें, इसलिए। रीजन पता है। बिल्कुल। रमा सिंह कह रही है पहली बार ये शब्द सुना है कि वॉइस चीटिंग, क्योंकि वॉइस चीटिंग हम। जी उर्मिल जी, क्या मेरी आवाज सही नहीं है? क्या हो गया मेरी आवाज को उर्मिल जी? एक बार आपकी फिर से। आवाज बहुत खूबसूरत। अरे क्या बात है, मेरे लिए कोई सीन है क्या वॉइस इंडस्ट्री में, आपको लगता है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल, आपको तो बहुत बढ़िया बढ़िया, आपकी आवाज में तो एकदम कुछ भी लोग कर सकते हैं, नरेशंस वगैरह तो बहुत बढ़िया। बहुत। देखिए वॉइस के साथ साथ हर जगह चीटिंग है, टीवी, फिल्म, इट्स ओनली चीटिंग बेसिकली। आपके सामने जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है जो आपको लग रहा है कि क्या हो रहा है। इट्स ऑल चीटिंग, इट्स एवरीथिंग इज चीटिंग। जब आप फाइनल प्रोडक्ट देखते हो ना, तब आपको लगेगा कि अरे ये बन के निकला है फाइनली। एंड आप अगर एज एन ऑडियंस देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये ऐसा ऐसा ऐसे, ये सब चीटिंग। आपके पीछे हो सकता है कोई झाड़ी नहीं है जब आप खड़े हैं, झाड़ी के कोई बड़े से पत्ते लेके कोई असिस्टेंट डायरेक्टर ऐसे खड़ा हो जो आपके चेहरे पे ऐसे पत्ते आ रहे हैं। आप किसी पेड़ हाँ, के पास नहीं गए शूटिंग करने, आप सेट पे खड़े हैं, और लोगों को लगेगा अरे बाग में आपने सीन किया है। ये तो ये तो बेशक चीटिंग है, क्योंकि आपको जो दिखाया जाता है पर्दे पर वो वास्तविकता नहीं होती है। ये तो सभी लोग जानते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी तमाम बड़े
पर्दे की ये जो हॉलीवुड फिल्में यहाँ पर रिलीज होती हैं, जिसमें जेम्स बॉन्ड, हैरी पॉटर, टर्मिनेटर और ये तमाम जो बड़ी फिल्में हैं, उनके पीछे जो आवाज आपको हिंदी में डब्ड आवाज आपको सुनाई देती है, हम बहुत खुशनसीब हैं कि आज विक्रांत हमारे साथ हैं और उनकी आवाज वो होती है जो कई आप सुन। फिल्मों में, कई फिल्मों, आर्नल्ड की मैंने की है, श्वार्ज़नेगर की, टर्मिनेटर में, भी आपने अवतार में मैंने मेन विलन जो उसका था वो अवतार में मैं हूँ, स्काईफॉल में मैं हावियर बारदेम हूँ, जेम्स बॉन्ड की फिल्म थी। स्पाइडरमैन में मैं प्रोफेसर नैश हूँ, अगर आपने देखा हो, जो स्पाइडरमैन इस आदमी का हाथ कटा रहता है, जी जी जो जिसने इन्वेंट किया होता है, एक इंसान जी। छिपकली बन जाता है और ऐसा। हाँ हाँ सो हाँ या आई हैव डन अ लॉट ऑफ हैरी पॉटर में मैंने शायद डम्बलडोर किया है, क्वाइट अ फ्यू करते रहते हैं, बड़े बड़े कैरेक्टर्स आते रहते हैं हंसा। वो। हंसा, ये कि बहुत इंफॉर्मेटिव हो रहा है आपका साक्षात्कार, बहुत ज्यादा जानकारी आ रही है आपके साक्षात्कार हाँ में। वेरी इंफॉर्मेटिव, डेफिनेटली। और आज हमारा मकसद भी था कि हम कुछ जानकारी विक्रांत से डेफिनेटली लेंगे, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी मुझे मजेदार चीज लग रही है विक्रांत, पता नहीं, मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मुझे पता चला मेरी जानकारी में कि आप सिंगल हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री भी सिंगल हैं, तो कहीं लगता है कि औरतें जो हैं वो डिस्टर्ब करती हैं और आप इतना इसलिए कर पाते हैं क्योंकि कोई औरत नहीं है घर में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता। ऐसा कुछ नहीं लगता। ऐसा कोई कॉन्शियस चॉइस नहीं होती है कि आप सिंगल हैं। जी। और इस पे मुझे एक बार, शायद आपने प्रधानमंत्री मोदी जी की बात कही, तो मैं प्रधानमंत्री वाजपेयी जी को कोट करके कहूंगा क्या बात कि है। उनसे किसी ने पूछा था कि आप कुंवारे हैं वाजपेयी जी, हाँ। 90 इस उम्र तक भी आप कुंवारे? तो उन्होंने कहा, एक मिनट, मैं अविवाहित हूँ, कुंवारा नहीं। दिस अ डिफरेंस। तो वही मैं कह रहा हूँ, आई एम अनमैरिड, डोंट अज्यूम आई एम सिंगल। There's a difference between unmarried and single. हो सकता है मैं कभी भी सिंगल ना रहा हूं, इट्स जस्ट दैट क्या आई एम बात नॉट है। मैरिड, लेट्स बी नॉट क्लियर। नॉट मैरिड, हाँ क्या बात है। ये कितना तो ये ऑनेस्ट कन्फेशन है, कितना खूबसूरत तरीके से वो रिवील कर रहे हैं कि आई एम नॉट। हाँ, मतलब आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट आई एम सेइंग डोंट अज्यूम कि कोई आदमी अनमैरिड है तो वो सिंगल है। हाँ देयर इज अ डिफरेंस के अविवाहित होना या कुंवारे होने में फर्क होता है। जी, वो बेशक फर्क होता है, लेकिन अगर आप एक छत किसी महिला के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत खुशनसीब हैं। अगर एक समय ऐसा के आप बाद कह रही हैं? अगर एक समय के बाद आपको वो फ्रीडम का एहसास हो जाता है कि भाई बहुत अच्छा है, बहुत आनंद है, तो आप फिर रहना चाहते हैं अकेले। हाँ, मैं भी ऐसा सोचती हूँ, एक सही समय निकल गया होता तो। भाई, मेरा कहने के बाद मतलब है कि ये एक ऐसी चीज है जिसको, लाइक द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। जो लोग सिंगल होते हैं उनसे मैरिड लोग ये कहते हैं कि भाई तुम बड़े लकी हो, जो ये मैरिड होते हैं उनसे सिंगल लोग कहते हैं कि तुम बड़े लकी हो। भाई जी। एट द एंड ऑफ द डे आपको कभी ना कभी जरूरत पड़ती है किसी की, तो आप उस समय वो एग्जिस्ट नहीं करता। कई बार होता है जब उसकी न्यूसेंस होती है तो आपको लगता है काश मैं सिंगल होता। काश में देखिए, सिंगल। सीधी सी बात है, आपको एक फिल्म देखने जाना है जी तो आप प्रिफर करेंगे कि आपके साथ कोई हो जिसके साथ आप जाएं, हालांकि आप अकेले भी जाते हैं, आप प्रिफर करेंगे। तब आप मिस करते हैं कि आपके हम्म साथ कोई होता। लेकिन हम्म आपको फिल्म देखने जाना है और आपकी वाइफ जाने नहीं दे रही, कह रही नहीं मुझे तो शॉपिंग करनी है, नहीं आज तो घर में बैठो मेहमान आने वाले हैं, और आपको फिल्म देखना, जी। तब आप विश करते हैं कि वाइफ ना होती। तो आपको जाना फिल्म है, जस्ट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टेंस कि कब आप मिस कर रहे हैं और कब आप हाँ, चाह रहे हैं कि आपके साथ कोई हो। तो ये तो वो काश है। इतनी सारी आप चॉइसेस होती। जी बिल्कुल, इतनी, उर्मिला, हाँ, इतनी डायरेक्ट चॉइसेस होती नहीं है। होती नहीं है, मोतीचूर के लड्डू, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उर्मिल माधव जी कह रहे हैं कि देखिए बिल्कुल फर्क है, अविवाहित हिंदी शब्द है और कुंवारा उर्दू। यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। क्या बात है, ये भी जानकारी में इजाफा हुआ। हम्म। और मैं थोड़ा सा, क्योंकि हम वॉइस की बात कर रही थी, कर रहे थे हम लोग, तो मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरह के विकल्प हैं वॉइस के बारे में, अगर कुछ लोगों को हम जानकारी भी देना चाहें तो किस तरह लोग अपना करियर कई बार सोचते हैं इस फील्ड में जाने के लिए, बहुत लोग जानना चाहते हैं। तो आप उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि किस तरह वो कर सकते हैं प्रयास। इट्स अ प्रोफेशन लाइक एनी अदर प्रोफेशन, जैसे वॉइस, हम लोग क्योंकि एक्टर्स हैं तो हम लोग शुरुआती हमने एक्टिंग बेस्ड वॉइस ओवर से की, यानी डबिंग।
दूसरा भी आदमी एक्टिंग कर रहा है, मैं दूसरी लैंग्वेज में उसमें एक्टिंग कर रहा हूँ। लेकिन जो नॉन एक्टर्स भी होते हैं जिनकी आवाज अच्छी होती है, या आवाज अच्छी का मतलब ये नहीं कि आपकी आवाज में बेस हो और ये सब, आपकी अच्छी सुरीली मधुर आवाज हो, आपको आपका उच्चारण सही हो, आपको लैंग्वेज आती हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी लैंग्वेज में कोई एक्सेंट ना हो। ये टेक्निकल बात है, हम लोग एक चीज कहते हैं न्यूट्रल एक्सेंट। अगर आप डेवलप करें कि आपका एक न्यूट्रल एक्सेंट हो, तो आप वॉइस ओवर्स बेटर कर सकते हैं। आप अगर हिंदी में बोलेंगे या अंग्रेजी में बोलेंगे इंडिया में, तो देख आपका मुंह खोलते ये नहीं समझ में आ जाना चाहिए कि आप किस प्रांत या प्रदेश से हैं, कि आपके में इतना स्ट्रांग एक्सेंट आ रहा है। आप जैसे मैं हूं, आप मुझे या कोई भी वॉइस जो करते हैं, आप ये इमीडिएटली नहीं जज कर सकते कि मैं कहाँ से हूं। मैं एक न्यूट्रल एक्सेंट से हिंदी बोलता हूँ, एक न्यूट्रल एक्सेंट से इंग्लिश बोलता हूँ, और ये बहुत जरूरी है। तो अगर आपके अंदर एक बहुत स्ट्रांग एक्सेंट है, तो उसको पहले आपको चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वॉइस आपकी डीप होगी तभी आपको आना चाहिए। हजारों तरीके की वॉइस होती है और सब अच्छी वॉइस होती है, लेकिन वॉइसिंग में सबसे जरूरी है प्रोनाउंसिएशन, एक्सप्रेशन, इनंसिएशन, कि मतलब आप किस चीज को, आप जब एक लाइन से एक्टिंग करते हैं तो किस वर्ड पे आपको स्ट्रेस देना चाहिए, क्योंकि वर्ड जिस पे स्ट्रेस देंगे उससे उसका मीनिंग बदल सकता है। तो वो सारी जो थोड़ी थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं, वो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, और इस तरीके की पूरी ट्रेनिंग होती है। आप थोड़ा ट्रेन होके आए यहाँ पे। एवेन्यूज तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स हैं जो अब सिर्फ वॉइस का काम करते हैं, जहाँ डबिंग्स होती हैं, नरेशंस होते हैं, ऑडियो बुक्स होती हैं। आप उनसे मिलें, अपनी रिकॉर्डिंग का सैंपल दें। आजकल तो बहुत आसान हो गया है, व्हाट्सएप पे आप सैंपल दे सकते हैं, एंड उसके बाद देयर इज अ पॉसिबिलिटी के आपको काम मिलना शुरू हो जाए। एंड वंस एवरीथिंग हैपेंस इन वर्ड ऑफ माउथ, जिसे कहते हैं, एक आदमी करेगा उसको आपकी तारीफ करेगा, दूसरे तारीफ अगर करेगा। आपका काम अच्छा है, आप में प्रतिभा है, तो आप पहुंच जाएंगे। आपका काम अच्छा है, प्रतिभा अच्छी है आप में, और आप डिसिप्लिन्ड हैं। पंक्चुअलिटी वगैरह बहुत मैटर करती है इन वॉइस इंडस्ट्री, क्योंकि आदमी की स्टूडियो कॉस्ट जा रही है, और उसने एक ही घंटे को स्टूडियो हायर किया है। तो उसमें एक घंटे में आपने 15 मिनट भी अगर वेस्ट कर दिया, तो एक शूटिंग में 15 मिनट कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 9 बजे में आप 9:15 पहुंच गए, क्योंकि 9 से लेकर रात को 10 बजे तक आपको काम करना है। हो सकता है आप 9 पे पहुंचे, यूनिटी नहीं आई हो या कोई आया ना हो, लेकिन इसमें आपको बहुत अटेंशन देनी पड़ती है। छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। तो आप डिसिप्लिन हो, आपको काम आता हो। काम बहुत सारा तो आप ऑन द हाउस ही सीखेंगे, मतलब ऑन द सामने करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो मैंने सुना नहीं जो सिर्फ वॉइस के लिए ट्रेनिंग करता है। हाँ, अपनी वॉइस इंप्रूव करने के लिए आप बहुत सारी ट्रेनिंग ले सकते हैं। बहुत सारी वॉइस वर्कशॉप्स होती हैं, बहुत सारे लोग डिक्शन क्लासेस लेते हैं, बहुत सारे लोग अपनी ब्रीदिंग टेक्निक से आप अपनी वॉइस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसके क्लासेस करते हैं। स्पेशली अगर आप सिंगर्स हैं, सिंगर्स को तो सब ब्रीदिंग टेक्निक और गाना तो पूरा ही ब्रेथ का खेल है, कहाँ पे आपको सांस छोड़नी है। जब मैं व्हेन आई वाज सिंगिंग, जिसमें मैंने आपको बताया कि मैं अगर म्यूजिकल्स कुछ कर रहा हूँ और मैं गाने गा रहा हूँ, तो उसमें गाना सुर और ताल तो थी, लेकिन आपको ये बताना कि कोई आपको बताया कि आप इस वर्ड के पहले अगर एक ब्रेक लेके ब्रेथ ले लो, तो अगला वाला वर्ड तुम लंबा खींच सकते हो। सो ये थोड़ा थोड़ा ब्रीदिंग ब्रीदिंग का आइडिया होना, ये आपको ऑन द हाउस ही आप सीख जाते हैं, और वो आपको वॉइस और वॉइस एक्टिंग और सिंगिंग और इन सब से में आपको उसका बहुत फायदा होता है इवेंचुअली। बहुत खूबसूरत कमेंट्स लोग कर रहे हैं, वो मैं अभी पढ़ती हूँ। लेकिन अभी आपने जिक्र किया, क्योंकि आप एक सिंगिंग एक्टर हैं, आप जो अपने किरदार में अगर कहीं कुछ गाना पड़ता है। अभी एक बहुत ही खूबसूरत पीस आपने शेयर किया था म्यूजिक का, जो लॉकडाउन के दौरान आप लोगों ने रिकॉर्ड, तो वो प्लीज आप उसका एक थोड़ा सा हमें सुनाएं, बहुत अच्छा लगेगा। क्या है कि हम लोग, मैं एक इंग्लिश म्यूजिकल्स में गाता भी हूँ, मतलब इन द सेंस कि मैं एक्टर हूँ, लेकिन जो सिंगर एक्टर्स होते हैं, जो ज्यादा करके वेस्ट में बहुत होते हैं, ही इज अ सिंगर एक्टर, ही कैन सिंग एज वेल एज एक्ट। तो हमारे बॉम्बे में और इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो सिंगर एक्टर्स हैं, और खास तौर से इंग्लिश में और हिंदी स्टेज दोनों में ऐसे एक्टर्स की अब जरूरत पड़ने लगी है। तो मैंने बहुत सारे म्यूजिकल्स किए हैं, जैसे बड़े बड़े जीसस क्राइस्ट सुपरस्टार, ओलिवर, जंगूरा दिल्ली में हुआ था, फिर अलादीन, जया, ये बहुत बड़े बड़े म्यूजिकल्स हैं जो किए थे, जिसमें लाइव सिंगिंग भी थी। तो उससे मैंने फिर गाना और ये सब सीखा।
तो फिर हम जी। लोग एक सारे म्यूजिकल एक्टर्स का ग्रुप बन गया। उन लोगों ने, हमारे मेरे फ्रेंड हैं आसिफ अली बेग, जिन्होंने ये लिखा और म्यूजिक कंपोज किया है, जो गाना मैंने शेयर किया उस पे। एंड ही रिक्वेस्टेड एवरीबडी कि अगर आप लोग एक एक लाइन गा गाके दो भेज। उसमें, तो हमारा एक ensemble पीस बन जाएगा। इट वाज ऑल अबाउट दैट द ड्रामा नेवर डाइज। एक कभी स्टेज खत्म नहीं होगा, एक हम लोग वापस आएंगे, जस्ट हमें थोड़ा सा हाँ वक्त लग रहा है अभी, क्योंकि हमारी हाँ। इंडस्ट्री लॉकडाउन में सबसे बैडली हिट हुई है। या हमारी तो बिल्कुल। इंडस्ट्री बेस्ड ही इस चीज पे है कि ज्यादा लोग हमें देखें, और हमारे हर जगह पब्लिक गैदरिंग पे ही रिस्ट्रिक्शन है। तो हम प्ले भी करेंगे तो हम चाहते हैं हाउसफुल हो। यहाँ तो अगर आप अलाउ भी करेंगे तो आप दो दो सीट छोड़ के बैठे हैं एंड ऑल दैट, ऐसे तो बिल्कुल। होगा ही नहीं ना। सो टिल वी हैव अ सोल्यूशन, हमारी इंडस्ट्री सफर करेगी। इसलिए हमने वो गाना बनाया था, जो है मेरे ख्याल से मेरी लिंक पे, और आपके पास आपने भी शेयर किया है। भी जो गाते हैं वो आप सो सुनाइए। हम्म, सॉरी। जिस तरह की आप म्यूजिकल प्ले करते हैं उसमें कोई भी आपको याद है ऐसा कोई डायलॉग जिसको फॉलोड बाय दैट सिंगिंग था, तो कुछ आपको जहन में है तो सुनाइए। सी ये म्यूजिकल्स हैं तो इसमें क्या है, ज्यादातर स्पीक सिंग होता है। यानी ऐसा नहीं है कि हमने डायलॉग वायलॉग बोले और फिर एक लंबा गाना गाया जैसा हिंदी जी। फिल्म में हो रहा है। इसमें क्या है कि गा के ही मैंने अभिनय किया है। मतलब मैं डायलॉग। आपसे डायलॉग भी बोलूंगा तो गा के। तो मैं आपको कुछ बता सकता हूँ ऑब्वियसली, from some of like from Jesus Christ Superstar या from Aladdin I can sing something. I don't know आपको कितना समझ में आएगा, because वो एक सीन के हाँ बीच का है, but it's just like going to be हाँ। an example. जी। um, कोशिश करते हैं समझने की। हाँ देखें, जीसस क्राइस्ट सुपरस्टार में मैं कायफस बना था, जो हेड प्रीस्ट है, जो क्राइस्ट को मरवाना चाहते हैं। तो उनका यस। एक जो गाना था उसमें ऑब्वियसली आई यूज्ड टू सिंग, we've been sitting on the fence for far too long. Why let him upset us? Caiaphas, let him be. All the imbeciles will see. He really doesn't matter. But Jesus is important. We've let him go his way before. And while he starts a major war, we theorize and chatter. You know, इस वाह। टाइप के जो गाने होते हैं, it's like वाह। speak singing and yeah, Aladdin में I Prince Ali, yet is he, but not as you know him. Read my lips and come to grips with reality. You know, all these. So these are basically songs which come within a performance, थ्रिलिंग but you have थ्रिलिंग। to sing. जबरदस्त। Uh, जैसे मैंने एक लीला दुबे का म्यूजिकल किया था, विच इज बेस्ड ऑन द महाभारत। तो उसमें मैं जी। दुर्योधन बना था। हाँ सो जैसे अब दैट विल बी मोर कॉन्टेक्चुअल, आप लोग को समझ में आए ज्यादा। जैसे दुर्योधन जब पांडवों को बुलाते हैं, जब वो उनके हाँ। गेम ऑफ डाइस में युद्ध क्रिया में आए हैं, सो माय ओपनिंग लाइन वाज समथिंग लाइक, वेलकम डियर कजिन्स, आई एम सो ग्लैड दैट यू हैव चोजन टू एक्सेप्ट माय इनविटेशन, my overtures of friendship have not been spurned this time. What can be more convincing to the ushering of a new era of mutual trust building than a friendly game of dice? So I invite him to a game of dice, you know, something like ओके। that. So it was all speaking. So there's the kind of musical theater which I do in Bombay and everywhere. जहाँ जहाँ भी हम लोग जाते हैं, हाँ। we do. और luckily यहाँ ही आके मैंने discover किया that I could also sing. तो I was really mesmerized because when I was listening to you, I was not able to just, I was like lost. It's so good. Like this sort of, I mean, maybe we are not exposed to, we haven't seen such performances, but ये तो बहुत कमाल रहती इट हैं इज performance। बेसिकली हिंदी फिल्म ओनली भाई। हमारे हिंदी फिल्म जो है उसी का वेस्टर्न रूप है भाई। हमारी हिंदी फिल्म्स में अभी अगर आप छोड़ दें जो पुरानी हिंदी फिल्म्स थी, उसमें जो हिंदी फिल्मों के डायलॉग्स थे, वो डायलॉग्स ही गाने बन जाते थे। द गर्ल हैज टू से समथिंग, वो गाने गा के बताती, इट इज हाँ। अ पार्ट ऑफ द नैरेटिव, वो गाना गा के। तो इट इज क्या लाइक, बात। और हम लोग को वो अजीब नहीं लगता था कि वो उसने गाना गा के कह दिया कोई चीज। और इसी तरह इसमें भी हर कैरेक्टर गा गा के बोलता है। चाहे आपका मर्डर भी करना है, वो गा के ही मर्डर करेगा, लेकिन वो सब, वो पूरा हर चीज गा के। दिस इज इट।
गजब की प्रतिभा है आप में, और कमाल का आपका जो वॉइस है, और सिंगिंग में कुछ और ही अलग सी चीज निकल के आती है। वैसे ये तो चलिए आपका किरदार से कनेक्टेड चीजें हो गई जो आपने किए हैं, जिस किस्म का आप काम करते हैं। क्या वैसे आपको किस तरह का म्यूजिक पसंद है? अ, वैसे मुझे बहुत तरीके की म्यूजिक पसंद है, प्राइमरली हिंदी फिल्म्स, बॉलीवुड म्यूजिक। आई एम अ बिग फैन ऑफ लता मंगेशकर, और बाकी जो भी पुराने सिंगर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, मुकेश, पुराने गाने बहुत अच्छे लगते हैं। 70s 80s के गाने भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा यूनिक टेस्ट ये भी है कि मुझे जो बहुत ही कहना चाहिए मस्ती भरे सड़क छाप गाने, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। और तो लोग कोई माने ना सड़क माने, मुझे अच्छे लगते हैं, उससे कौन सी बड़ी बात है भाई, सब दीजिए, कोई सड़क छाप अलग अलग गाना, टेस्ट है। हाँ, कोई सड़क छाप गाना आने दीजिए। सुनाइए कोई सड़क छाप गाना। कोई नहीं, मेरा मन मतलब अब तो मैं शायद न सुना पाऊँ कि वो प्रोड्यूसर मुझसे कहोगा तूने मेरे गाने को सड़क छाप का, मैंने इतने ध्यान से लिखा था उसको। तो ये सब नहीं। बट आई लव ऑल दिस, बेसिकली आई लव बॉलीवुड सॉन्ग्स, आई लव हिंदी फिल्म सॉन्ग्स, आई लव जी। वेस्टर्न क्लासिकल सॉन्ग्स, म्यूजिकल्स के गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आई डोंट हैव मच टेस्ट ऑफ वेस्टर्न पॉप, वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। हाँ। और अब मैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक भी मुझे अच्छे लगते हैं, कुछ एक जी। भजन्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आई हैव जी। डिफरेंट, आई थिंक म्यूजिक डिपेंड्स अपॉन योर मूड, कि आपका क्या मूड है। हाँ। और म्यूजिक इज ऑल्सो नॉस्टैल्जिक, मुझे लगती है। एक पर्टिकुलर गाने से आपको एक टाइम पीरियड याद आता है, एक इंसिडेंट कुछ याद आ जाता है, कई बार होता है। हाँ। लाइक व्हेन माय मदर वाज अलाइव, तो कुछ गाने सुनती थी जो मैं आई कुडंट स्टैंड, हम्म। लेकिन नाउ दैट शी इज नो मोर, वो गाने मुझे उस पीरियड की याद दिलाते हैं। सो आई लिसन टू दैट सॉन्ग बिकॉज दे हैव बिकम नॉस्टैल्जिक। जब वो सुननी है तो लगता था अरे कितने बकवास गाने। बट हाँ। इज नाउ नॉस्टैल्जिक। आई रियली मिस। सो इज म्यूजिक से आप काफी कुछ, जैसे फोटोग्राफ से आप अपना पास्ट को एसोसिएट करते हैं, मैं म्यूजिक से भी बहुत ज्यादा करता हूँ। अच्छा, ये गाना मैंने तब सुना था जब मैं स्कूल में था, ये मुझे याद है, इस दिन बस में बज रहा था। मैं आई वॉज इन जर्मनी फॉर इंस्टेंस, काफी दिन में जर्मनी में था, और मुझे कोई हिंदी गाना कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, एवरीथिंग वाज लाइक जर्मन, कहाँ से सुन। एंड मुझे पता भी नहीं था कि मैं मिस कर रहा हूँ, कॉन्शियसली मुझे नहीं पता था। 2 ढाई महीने हो गए थे जर्मनी में, देन आई वेंट टू अ शॉप, शायद पाकिस्तानी शॉप थी या हिंदुस्तानी, आई डोंट रिमेम्बर, क्योंकि मुझे पान पराग चाहिए था। मैंने कहा कि पान मसाला कहीं मिले, कुछ तो इंडियन मिले, बाकी सब्जी अब्जी तो मिल रही थी। सो मैंने कहा ये देखें, और आई वाज टेकिंग अ गेस कि जर्मनी में मिलेगा कि नहीं, और वहां मिल गया। उसने कहा मेरे पास एक है। उसकी शॉप में गाना बज रहा था, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, क्या एक बात है। पुरानी फिल्म ताजमहल का। हाँ मुझे हाँ। इतना पसंद आया, जब ये हाँ। बजता होगा मुझे कभी ध्यान भी नहीं था उस गाने। मैं वो गाना गाते हुए पूरे ट्यूब में चलते हुए ट्रेन पकड़ के वापस जहां मैं रुका हुआ था, फॉर लाइक वन, मेरे दिमाग में घूम रहा था। एंड टिल नाउ अगर ये गाना आता है, आई रिमेम्बर द टाइम व्हेन आई वाज अलोन इन जर्मनी, और जैसे मुझे इस गाने से लगा था कि नहीं, इंडिया है मेरे आसपास। आई जस्ट रिमेम्बर द एंटायर इंसिडेंट, कि वापस वहां आके अपना जर्मन में बोलना, इंग्लिश में बोलना, वहां के गाने, वहां के कल्चर, बट मेरा सडनली आई मैसेज तो रिमेम्बर्ड। भर गया है कि गाना सुनाइए, गाना सुनाइए, गाना सुनाइए। बहुत सारे डिमांड्स आ गई हैं कि कुछ सुनाइए आप। एक आ रही हैं आवारा, मुनीश नांदल जी कह रहे हैं आवारा फिल्म का सुनाइए, उर्मिल माधव जी कह रहे हैं कि कुछ तो सुनाइए, और रमा सिंह जी कह रहे हैं कहीं पे निगाहें, कुछ भी सुनाइए, आप कुछ सुनाइए जरूर। जाने न नजर पहचान जिगर, ये कौन है दिल पर छाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। दिस फ्रॉम आवारा, आई थिंक, है ना? आवारा, हाँ। आप कनेक्ट करके बोलते हैं, कोई गाना सुनाते हैं भाई, अब मेरे लिए कोई गाना सुनाइए। मैं आपसे। आपकी आंखों में कुछ अरे बाबा। महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ, आपके लिए थैंक गाया यू सो मच। थैंक यू सो मच, यू मेड माय इवनिंग। थैंक यू so much for such a beautiful song. मैंने। Yes, how beautiful. Yes, musical memories. और हंसा इज सेइंग कि पहली बार इंग्लिश में दुर्योधन सुना, क्या बात है। सीरियसली मैंने भी पहली बार सुना था, एंड आई रियली लव्ड इट। जी जी जी। इनफैक्ट उसमें तो सब, कुंती यूज्ड टू सिंग इन इंग्लिश, बड़ा बड़े बड़े गाने होते थे उनके, हाँ एंड हाँ। इट वाज ऑल एवरीथिंग, द होल शो इज इन इंग्लिश।
तो भाई देखा जाए टेक्निकली तो महाभारत के टाइम भी पात्र आज की हिंदी में तो नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन हमने तो हिंदी में एक्सेप्ट कर लिया ना। भाषा क्या है, वो हाँ। तो सेंस ऑफ कम्युनिकेशन है, उससे आप कम्युनिकेट कर अच्छा, रहे हैं। बहुत मजेदार आपका जो एक उसमें कैरेक्टर आपने किया था, तेरे बिन लादेन मूवी थी वो, हम्म। उसमें आपका एक उसमें कैरेक्टर आप प्लेड, हाँ, था आपको। उसमें इट वॉज नॉट अ बिग पार्ट बट इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि हाँ, अगर आपने फिल्म देखी हो तो इसमें ये लोग सब झूठे देखा हो। नकली टेररिस्ट बनते हैं। जी। तो इन झूठे नकली टेररिस्ट के बीच में एक असली टेररिस्ट आ जाता है। सो आई वाज प्लेइंग दैट असली टेररिस्ट वाज अफगान, उसने पश्तो स्पीकिंग अफगानिस्तान, या कहें अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे जहाँ पे तालिबानी और ये सब है वहां। सो उसकी कैरेक्टर की खासियत ये थी कि ही यूज्ड टू स्पीक इन पश्तो। ओके। अब, और मजे की बात मतलब वो उसका ह्यूमर भी था कि यहाँ के जो नकली टेररिस्ट हैं उसकी बात तो समझ ही नहीं पा रहे कि वो तो पश्तो में बोल रहा है। और दैट वाज supposed to be the humor part of it. So I was playing that character, and I also had to learn Pashto for it. लेकिन अब शायद जब मैंने साइन की उसके 10 दिन बाद ही शूटिंग चालू थी, तो पूरी तो आप नहीं सीख सकते थे, तो मैंने डायरेक्टर से कहा कि भाई आप मेरे डायलॉग दे दो, वही मैं सीखता हूँ। सो मेरे डायलॉग्स दे दिए गए थे ना। आई हैड अ पश्तो टीचर हु वाज कमिंग, जो मेरा एक फ्रेंड टाइप के थे। वो अफगानी बॉय था और ही से चलो मैं सिखाता। उन्होंने मुझे पूरा सिखाया, मैंने काफी रट्टा मार के सीख लिया। एंड मजे की बात यह कि उसके बाद हम सेट पे पहुंचे तो डायरेक्टर जो थे बार बार कुछ लाइनें ऐड कर देते थे कि तुम ऐसा कुछ करके बोल दो पश्तो में। सो ऐसे अच्छा। देखिए सर, पश्तो में तो इम्प्रोवाइज नहीं हो पाएगा, मैं उतने ही रट्टा मार के बैठा हूं, वो मैंने लाइनें याद कर ली हैं। तो उसके लिए हमारे जो टीचर हैं हम उनको भी एक कैरेक्टर दे देते हैं। सो ही बिकेम माई असिस्टेंट, वो मेरे पीछे हमेशा हर सीन में थे। जैसे वो कोई इमीडिएटली करते थे लाइव तो वो मुझे बताते थे कि ये बोल दो बस, मैं उतना ही बोल देता था। इट वॉज वेरी फनी, क्योंकि मुझे बड़ा मजा इसलिए आया क्योंकि मैंने खूब सारी गालियां भी बकी उसमें, जो कि अदरवाइज अलाउड नहीं था, जो कि एज अ टेररिस्ट मैं आराम से बोल सकता था। और वो फिर डायरेक्टर आके हमसे पूछते थे कि इसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल तो नहीं है, तो मैं उससे कहता था, वो कहता नहीं है। और वो मुझसे कान में कहता था तुम बोल दो, जब वो लोग वहां देखेंगे ना जो अफगान जो पश्तो स्पीकिंग लोग हैं, बड़ी तालियां बजेंगी, क्योंकि मैं गन चला रहा हूँ उसमें पूरी मैंने माँ बहन की पश्तो में गाली दी है। तो इंडिया के ना सेंसर को पता ना कुछ पता। और वो मुझे कान में बताया था ये बोलो। एंड ऑब्वियसली आप गोली मारेंगे तो आपके मुंह से निकलेगी कोई आवाज, तो मैं खूब गालियां मैंने बकी है उस पर। दैट इज गुड फन। कभी अब मैंने पहली बार ऐसे लैंग्वेज में एक्टिंग की जिसका मुझे हेड और टेल नहीं पता था। डायलॉग याद करो और बोलो। और खास बात ये है ना कि बाकी लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। ज्यादा मजे इंडिया की में बात। किसी को समझ में नहीं आ रहा। इनफैक्ट बाद में आके वो लोग पूछ रहे थे कि भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नहीं है हाँ, गड़बड़, चिल, सब ठीक है। अब जब आएगी तब देखना, जिसको जानता होगा वो मतलब तालियां बजाएगा। वो तो आगे बजाएगा, सही बात है। ये बिल्कुल बेशक कमेंट बॉक्स में मुनीश नांदल जी बहुत ही सही आप कह रहे हैं कि इतने मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं विक्रांत। और जिस तरह हम छोटे छोटे सैंपल्स में विक्रांत को देख पा रहे हैं, हम जैसे कहेंगे गागर में सागर भरने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा निकाल के सबके सामने रख रहे हैं। हर तरह का जो फ्लेवर है, जो हर तरह का ज्ञान है, जो जानकारी है विक्रांत के पास, वो हमसे शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड पीपल आर लाइकिंग इट वेरी मच। ओह तो आई एम जैसे ऑनर्ड। अम, बात करते हुए सच में ना तो हमें समय की जानकारी हो रही है आपसे और काफी अच्छा लग रहा है आपको सुनना विक्रांत। अब साथ में मुझे ये जानना है, क्योंकि अब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था तो इस दौरान काफी असुरक्षा की भावना और जिस तरह का फिल्म इंडस्ट्री का माहौल अभी है, बहुत ही असुरक्षा की भावना है लोगों में। तो इसमें आपका व्यक्तिगत जो एक्सपीरियंस है वो किस तरह का रहा है लॉकडाउन का? देखिए, प्रोफेशनल तरीके से सोचें तो बहुत ही डिफिकल्ट पीरियड है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। क्योंकि नहीं। हमारी इंडस्ट्री तो बहुत ही बैडली हिट है, जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारी तो हम्म, पीपल्स ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। भाई हम्म, जितने ज्यादा लोग हमारे शो देखेंगे उतना हमको फायदा होगा, जी। जितने ज्यादा लोग थिएटर में जाके फिल्म देखेंगे उतना हमको फायदा होगा। अब जी। वही सब अभी कुछ हो नहीं पा रहा है। तो उसके बाद सारी शूटिंग्स रुक गई। कोई काम, हमारा काम ऐसा है भी नहीं कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकें। बेशक। और आपके जो खर्चे हैं, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो तो चलती रहती हैं, वो तो बंद हुई नहीं। ऐसा भी नहीं कि उसमें कुछ कहीं पे रिलीफ मिली, कुछ भी नहीं है।
तो वो प्रोफेशनली और फाइनेंशियली तो बड़ा टैक्सिंग रहा, लेकिन इमोशनली इस पीरियड ने आपको ये भी सिखाया है कि आपको आपकी जरूरतें एक्चुअली बहुत कम है। आपको इतना ज्यादा चीजों की जरूरत है नहीं जितना आपने अपनी दुनिया को बढ़ा के रख लिया है। आप कम में भी आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आप कितना बाहर जाते थे, लेकिन अभी ये इस बात सही है कि हफ्ते में 1 या 2 बार आप एक्चुअली मिस करते हैं कि मुझे जरूरी काम से जाना था, मैं नहीं जा रहा हूँ। बाकी टाइम आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप फालतू में जाते थे बाहर, और आप बहुत सारी चीजें बेकार में करते थे। आप बहुत ज्यादा अननेसेसरी कपड़े खरीदते थे, आप बहुत ऐसी चीजें आप करते हैं जिनकी आपको एक्चुअली जरूरत नहीं है। जी। डेली डेली बाहर जाके आपको खाना खाना है या कुछ करना है, इसकी कोई जरूरत नहीं होती। आपकी अल्टीमेटली आप लिमिटेड मीन्स में ही कहना चाहिए आप आराम से रह सकते हैं। जी। ये मुझे लगता है कि हम लोगों ने सबने एक रियलाइज किया है, और आप कुछ भी चाहे तो कर सकते हैं। जैसे मुझे हेल्थ और फिटनेस का बहुत शौक है, अपने आप को फिट रखने का, और मुझे वर्कआउट्स करने का बहुत। तो आप जिम नहीं जा पा रहे हैं, और अभी शायद आप जा पाएंगे भी नहीं, तो आप घर में कुछ ना कुछ क्रिएट कर लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अगर आप बिल्डिंग में रहते हैं तो आपके पास सीढ़ी तो है ना, आपकी बिल्डिंग में 10 फ्लोर्स की होगी, 15 फ्लोर्स की होगी। आप 4 राउंड अगर सीढ़ी के ही चढ़ाएंगे तो आपकी आधे पौन घंटे की रनिंग के बराबर हो जाएगा। इट विल ऑल्सो बी अ वर्कआउट। आप कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइज करके कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं। मैंने योगा सीखा हुआ है, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट योगा। तो आप योगा करिए घर में, आप कुछ ना कुछ तरीके से। और स्पेशली अगर आप जो घर के काम करेंगे, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपने कभी किए नहीं है, आप धीरे धीरे करते हैं तो आपको उसमें मजा भी आता है। आपको सडनली रियलाइज, मैंने खुद, मेरे साथ जो मेरा बॉय रहते हैं, उनके साथ मिलके मैंने बहुत सारी कुकिंग की। कि आज अब ये करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं कि कैसे, और बाद में पता चला कि बहुत सारी चीजें जो सिर्फ रेस्टोरेंट में मिलती हैं, वो सिर्फ रेस्टोरेंट में ही नहीं मिलती, आप उन्हें घर पे बना सकते हैं, और बहुत अच्छी बना सकते हैं। बस आप थोड़ा थोड़ा यूट्यूब पे देख लीजिए इनका वीडियो, अच्छा ये करके फिर ये। तो हमने बहुत सारी कुकिंग, नई नई चीजें की, ट्राई की, और अच्छी बनी वो सारी चीजें। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये पीरियड तो जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतनी अच्छा। हमारा तो हो भी रहा है। मेरी तो 3-4 दिन के बाद एक शूटिंग भी शुरू हो रही है। अब हम लोग जाके किस तरीके से, पहला मेरा एक्सपीरियंस होगा कि हम वापस कैमरा फेस करेंगे, और ऐसे माहौल में जाएंगे जहाँ कम से कम नहीं तो 35-40 लोग तो होंगे। तो हम अपनी सुरक्षा हमारे हाथ है, अब हमको करना है। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें, सैनिटाइज करें। लेकिन आई थिंक हम सब बेसिकली ये सीख गए हैं कि ये इतनी जल्दी कहीं जाने वाला नहीं, ये कोरोना। निश्चित है, ये निश्चित है कि ये ये चीज निश्चित, इतनी जल्दी तो आपको इसके साथ रहना अब सीखना होगा। सीखना होगा, और बिल्कुल। एक अच्छी चीज ये भी है कि मुझे ये भी लगता है कि इतनी डेंजरस नहीं है, क्योंकि आप ठीक भी हो जाएंगे। मेरे जितने जान पहचान वालों को हुआ है वो ठीक हो गए हैं। तो अब आप चाहिए कि आप ना हो, अगर हो भी जाए तो ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूट रहा है, एक नॉर्मल इलनेस है, आप ठीक हो जाएंगे। पॉजिटिव रहिए, अगर बिल्कुल आप पॉजिटिव रहिए, आप घर पे ही रहिए, ठीक हो जाएंगे आप आराम से। एक फ्लू वायरल की तरह निकल जाएगा। और रही बात कि अगर आपकी, मान लिया भगवान न करे, लेकिन आपकी डेथ हो जाए, तो किसी भी बीमारी से हो सकती है। इट्स इज जी। बैड लक कि आपकी कोविड से वे कितने लोग होते हैं जो हार्ट अटैक आ जाता है, कितने रोड एक्सीडेंट में मरते हैं, किनकी टर्मिनल इलनेस होती है, किसी की किडनी फेल कर। वो तो कुछ भी हो सकता है, वो तो आपने आगे का तो कल का कोई नहीं जानता। तो इसलिए इतना भी इसको टेरर इसका मत करिए। ट्रीट इट लाइक अ नॉर्मल इलनेस, टेक ऑल योर प्रिकॉशंस। लेकिन लाइफ तो आपकी बदल ही जाएगी। एंड बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि एकदम वैक्सीन आ जाएगी तो आप वापस चेंज हो जाएंगे, लाइफ बदल जाएगी। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट, कुछ ना कुछ वो निकाल लेंगे काट। उसी बीमारी के साथ रहने का कुछ ना कुछ निकाल ही लेंगे, हर तरह निकाल लेंगे। जैसे मुझे याद है मेरे सामने HIV आई थी बीमारी, तो उस समय लगा था सब लोगों को हो जाए, बहुत टेरर था। अब धीरे 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 लोगों ने उसके काट निकाल लिए हैं। आप समझ गए हैं कि इसको कैसे डील किया जाता है, इसके क्या प्रिकॉशंस हैं।
एक टाइम था आप अपने बार्बर से पूछते भी नहीं थे कि उसने ब्लेड बदला है कि नहीं। आज आज सबसे पहले पूछते भाई दूसरा का ब्लेड यूज किया, मैं नहीं लगाऊंगा। रेजर मेरा नया है कि नहीं। सिरिंज सारी डिस्पोजेबल आ गई। जो भी जी। आपको आप पहले आप शायद कभी नहीं इंजेक्शन एक बच्चे के लगा उसी से 4 के लग जाता होगा, मे हाँ बी। बिल्कुल। बट अब ये बिल्कुल। इन चीजों से आप द मोमेंट HIV और ये सब आए, आपको ये कॉन्शियस होने लगे कि देखो ये सब से आपको बच के रहना है। सिमिलरली अब इनसे भी होने लगेगा सोशल डिस्टेंसिंग। आप मास्क लगाना ज्यादा यूज करने लगेंगे और धीरे 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 करके एक हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाएगी। बहुत बीमारियां आई हैं, ये भी एक नई बीमारी आएगी, चली जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन बहुत ही जितने दिन ये है। बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण है आपका। और हाँ। ये सभी को, जो भी हमें सुन रहे लोग हैं, जो भी हमें देख रहे हैं, तो एक देखिएगा कि किस तरह की इतनी इनसिक्योर, जिसे कहेंगे असुरक्षित इंडस्ट्री में आप रहते हैं। क्योंकि वो काम के, रोजगार के ढंग से भी अगर हम उसे देखते हैं, अगर लोग देख रहे हैं तो काम है, नहीं तो काम नहीं है। तो इसके बावजूद एक बहुत ही हम्म। सकारात्मक अपनी जिंदगी को जीने के लिए जो एक विचारधारा, जो एक दृष्टिकोण है विक्रांत जी का, तो उसको आप भी अपने जीवन में उतार सकते हैं। और विक्रांत, आपका मैंने कहीं एक पढ़ा था। ऑल्सो अगर आप खुद ही देखिए, क्योंकि मैं एक चीज और आपको इसी बीमारी के बारे में बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसके बारे में एक जनरल राय ये तो बनी गई है कि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो ये हम्म। आपको अटैक कम करेगी। इसका आप हम्म। साइड इफेक्ट देखिए। हर कोई आज अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के चक्कर में कुछ ना कुछ हेल्दी चीज कर रहा है। कोई अदरक हल्दी डाल के गर्म पानी पी रहे हैं। कोई अच्छा तामसिक खाना ना खा के अच्छा सात्विक खाना शुरू कर रहे हैं। हेल्थ फूड्स खा रहे हैं। हर कोई एक्सरसाइजेस कर रहा है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहा है। तो इसके आफ्टर इफेक्ट में देखा जाए, वो अपनी जनरल हेल्थ हर कोई इंप्रूव कर रहा है। सैनिटेशन के चक्कर में कितना क्लेanलीनेस बढ़ गई है। कभी हम्म। आदमी ढंग से एक बार हाथ न धोए, आज 8-10 बार हाथ धो रहा है। अपने घर को साफ रख रहा है, बार बार सैनिटाइज कर रहा है, डर से ही जी। सही। स्वच्छता तो जी। बढ़ी, कितनी बढ़ बिल्कुल। गई है। मैं एक सैलून में गया था, मैंने भी अभी कल ही बाल कटाए हैं। मैं देख हम्म। रहा था कि फाइनली कितनी क्लेanलीनेस इन लोगों ने मेंटेन की है। एक एक चीज को बार बार साफ, मिरर हो, उसकी विंडो हो, डेस्क हो, एक एक इक्विपमेंट को, एक एक आपके औजार हैं जो आपके, जो लोग हैं, आप बाहर किसी से मिलेंगे आप हाथ धोएंगे। हाइजीन तो बढ़ा ही दी उसने। तो इस अगर एक हाई कुछ नहीं तो इस बीमारी का ये एक अच्छा इफेक्ट हुआ है कि हम कितना हाइजीन कॉन्शियस हो गए हैं। कितनी जी। आप, स्वच्छता पे हमारा स्ट्रेस आ गया है। नया अंदाज दिया है आपको इस बीमारी ने, जीने का एक नया जी, तरीका दिखाया है कि आपको बिल्कुल। सोशल डिस्टेंसिंग और अपनी पर्सनल हाइजीन, आसपास के जगहों को क्लीन रखना कितना जरूरी है, ये चीज हम सीख कितना पाए। जरूरी है। बेशक। तो मैं कहीं आपके उसमें पढ़ रही थी, आपके प्रोफाइल में आप, मैं जानना चाहती हूँ कि किस किस्म का आपका रिलीजियस या स्पिरिचुअल फेथ है। कहीं पढ़ रही थी मैं, आपने कहा कि सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है, महामृत्युंजय जप कीजिए। तो मैं जानना चाहती हूँ किस तरह का आपका रिलीजियस फेथ है, क्या बहुत मानते हैं धर्म में? देखिए, जो भी कोई इंडिया में है, जो भी बेसिकली इंडियन हिस्ट्री कल्चर ट्रेडिशंस को मानता है, वो अल्टीमेटली हमारे यहाँ धर्म उससे मिक्स हो गया है। आप किसी चीज को आइसोलेट तो कर नहीं सकते हैं। ये धर्म है, ये कल्चर है। मेरा एक डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड है। जी। और मैं उसमें यकीन करता हूँ और मुझे अपने ट्रेडिशंस में बहुत विश्वास है। अ, बहुत। विश्वास से ज्यादा मैं उसके लिए थोड़ा पैशनेट हूँ, क्योंकि मुझे कभी कभी ये लगता है कि अगर ये ट्रेडिशन खत्म हो जाएंगे तो हम कुछ बचेंगे नहीं। क्या क्योंकि बात। इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है बाहर से भी, वेस्टर्नाइजेशन का भी, बाकी कल्चर्स का भी, कि धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है। जी। कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे मैं एक छोटी सी बात बताऊं, एक शादी हो रही है और एक पंडित बुलाते हैं, हम लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, अरे पंडित जी जल्दी शादी कराओ, अरे ये कराओ वो कराओ करो, उसे जल्दी से मंत्र पेड़ पढ़े, मंत्र पढ़े कुछ जल्दी से, कहना चाहिए 7 फेरे लिए शादी खत्म। खत्म करो। और फिर जी। हम कहते हैं अरे बड़े पंडित जी जो हैं बड़े लालची हैं, इतनी दक्षिणा मांग रहे हैं, ये करें वो करें। एक दिन मैं बैठा सोच रहा था कि अगर हम इनको अभी नहीं देंगे, हम्म। ये अकेले वो लोग हैं जिनके कारण ये ट्रेडिशन आज तक अलाइव है। ट्रेडिशन जिंदा है, नहीं तो क्या बात आप और मैं कहीं जाके शादी कराना चाहें, हम दोनों शायद हिंदू होंगे, हमें एक मंत्र नहीं आता होगा जो शादी कराए, हम एक है। नहीं पंडित है। को ढूंढने जाएंगे। उसने कहीं से बिल्कुल। तो पढ़ा है, उसको हर चीज कंठस्थ याद है, वो बुक से नहीं पढ़ रहा है, मतलब बचपन से वो चीज पढ़ रहा है।
और इन सब की हमारे यहाँ जरूरत होती है। किसी की डेथ हो जाती है, हमें कुछ चाहिए होता है, किसी की शादी, बच्चा पैदा हुआ, कोई जनेऊ हुआ, कोई भी हिंदू जो धर्म भी में, एंड आई एम श्योर बाकी बात रिलीजन्स में भी ऐसे ही होगा। अगर यही लोग काम, कोई तो कहीं पे बेचारा पढ़ रहा है ना, वो पढ़ पढ़ा के इसलिए तब वो हम लोगों की लाइफ में वो सारी एलिमेंट्स डाल रहा है कि आपको सत्यनारायण कथा करानी है तो ये आ जाएंगे, आपको दिवाली पूजन कराना है तो ये आ जाएंगे। तो भाई इनको थोड़ा सा पेट्रोनाइज तो आपको करना पड़ेगा, बिकॉज ये तो, इसके ये खत्म हो गया तो टोटल खत्म हो जाएगा। हमारी जनरेशन को हमारे स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जा रहा है ये सब, हम लोग को किसी को कुछ नहीं आता है। नहीं आता तो है, इसलिए क्या मेरा, बात। और इसलिए ट्रेडिशंस को लेके मैं थोड़ा कहना चाहिए, आई एम वेरी पर्टिकुलर, आई प्रिफर के जो राइट पूजा हो वो जन्माष्टमी पे हो, वो शिवरात्रि पे हो, वो दिवाली पे हो, वो होली पे हो, क्योंकि अगर हमने नहीं की तो हमारे बाद ये अब नहीं होने वाली है, ये सब अपने आप खत्म हो जाएंगे। और हमारे यहाँ हमारा कल्चर बहुत रिच है, हर चीज में अलग एसोसिएशन, हर के अलग पूजाएं हैं, हर के अलग म्यूजिक है, हर के अलग डांसेस हैं, अलग क्विजीन है। इस दिन ये बनता है, इस दिन वो होली पे गुजिया बनेंगी, और किसी दिन पाग बनेंगे, और किसी दिन क्या बनेगा खाना। ये जी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा अगर आपने उस ट्रेडिशन को कॉन्शियसली मेंटेन नहीं किया, क्योंकि इतना किया, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लक्स है बाहर से, बिल्कुल इंटरनेशनलिज्म से, वेस्टर्नाइजेशन से। आई मीन इंडिया, आई सल्यूट, इज द ओनली कल्चर जिसने आज तक मेंटेन किया है कि भाई हम लोग हो सकता है एक से एक वेस्टर्न ड्रेसेस पहन के एक शादी में जाएं, लेकिन जी, शादी हमारी आज भी उसी तरीके की होगी जैसे शायद भगवान राम और सीता की हुई थी। वो क्या हम बात। कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेडिशन मेंटेन कर रहे हैं आज तक। एंड हैट्स जी ऑफ, बिकॉज बाकी मैं से साउथ ईस्ट एशिया गया था बहुत ट्रैवल करने, बहुत ज्यादा जी वेस्टर्नाइजेशन आ गया है। हर चीज में आपको लगेगा, यू विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट ऑल्सो कि आप मलेशिया में हैं, कि हांगकांग में हैं, कि थाईलैंड में हैं, इवन दुबई में हैं, आप एक ही सी सब चीज कुछ होने लगा, बहुत वेस्टर्नाइजेशन आ रहा है। इंडिया कम से कम अपना वो ट्रेडिशंस को अगर मेंटेन करके रखेगा, भाई साड़ी एज अ ड्रेस, आई एम श्योर जब आप पुराने रेफरेंसेस दें तब से लेके आज तक वही पहने, कि आज ट्रेडिशनल है मैं एक साड़ी पहनूंगी, एक लेडी कहेगी। क्या बात। तो ये हम कहीं से तो कंटिन्यूटी मेंटेन कर ही रहे हैं ना उस चीज। तो मैं इसलिए मोर देन रिलीजन में ट्रेडिशंस में इसलिए बिलीव करता हूँ कि मुझे लगता है कि हमारे कल्चर और हमारी हेरिटेज का पार्ट है। वो जो महामृत्युंजय जाप है वो तो बेसिकली मेरा एक चांट है जिसपे मैं योगा करता हूँ। हम्म, और सूर्य ग्रहण है, चल रहा है, एक क्यूरियोसिटी मेरी हमेशा उस बेंट ऑफ माइंड की, देखा जाए किस राशि पे है। अगर आप देखें ना, हम लोग एस्ट्रोलॉजिकली तो इस राशि पे, चलो कुछ लोग कहते हैं देखो ना देख, मैं उसको नहीं बिलीव करता उस जनरेशन को कि आप टेलीस्कोप से देखो। मुझे भी पता है अच्छी तरह को प्लैनेट्स हैं और ये है वो साइड, बट मैं उस पुराने नोस्टैल्जिया में जीना चाहता हूँ कि भाई ग्रहण को देखा नहीं जाता, उस टाइम खाना नहीं खाया जाता, तो आप क्या करिए, आप अपना योगा करिए। तो आप, मैं महामृत्युंजय लगा के मैंने अपना योगा किया। इस समय ग्रहण चल रहा है, जब खत्म होगा तो खाना खाएं। आई हैव अ साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड, मुझे पता है कि बहुत सारी चीजें इसमें साइंटिफिकली इनकरेक्ट हों या प्रूवन ना हो, बट हमारे ट्रेडिशन में थी। दिस नो हार्म इन मेंटेनिंग द ट्रेडिशन, भाई इसी से तो हम दूसरे लोगों से भिन्न हैं। नहीं तो हम सभी एक हो गए, देन व्हाट्स द पॉइंट। आपको थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, और हमारा कल्चर इतना रिच है तो उसको मेंटेन करके रखो ना, so इसलिए। this is basically the chosen perception, this is the या chosen one, yeah। आई हैव कॉन्शियसली, जैसे फॉर इंस्टेंस इस बार लोग, बहुत सारे लोग बुक्स पढ़ते हैं, आई हैव लाइक, आई एम सिटिंग, आई हैव अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ बुक्स। बट इस साल मैंने कहा कि लेट मी रीड द रामचरितमानस, बिकॉज आई हैव नेवर रेड इट। इतने हाँ कोटेशंस हैं, इतने हाँ उसके इंटरप्रिटेशंस हैं। कभी तुलसीदास रिग्रेसिव हैं, कभी तुलसीदास ने औरतों के बारे में ये कहा, ये हम लोग ने एक एक दो दो दोहे सुने। मैंने कहा बस, भाई अब मैं पढ़ता हूं इसको, क्या लेट मी बात। एटलीस्ट रीड एंड फाइंड आउट कि क्या लिखा है, ट्रांसलेशन से ही सही, लेकिन मैंने पूरी रामचरितमानस पढ़ के खत्म की। एंड देन एटलीस्ट मेरा बात तो क्लियर हुई कि हाँ ये चीज थी, ये नहीं है उसमें, फालतू में लोग बनाते हैं, ये है ऐसा। उन्होंने कहा ये उस पीरियड में लिखी गई है तो इसलिए ये देखो, ये सारा उनका सामाजिक माहौल था, इसलिए उन्होंने रेलेवेंस, ये लिखा है, ये वर्ड्स डाले। उसका रेलेवेंस जरूरी नहीं कि आज हो, प्रासंगिक हो कि ना हाँ, हो, और लेकिन वो नहीं लिखा है, गया। पर एक अलग टाइम पीरियड के लिए भी में लिखी गई ना, आपको उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाहिए। बट इवन आई हैव अ क्यूरियोसिटी टू रीड। नहीं तो हमारे यहाँ तो इतना कुछ है, हमारे ट्रेडिशन, हमारे कल्चर में कि जैसे लगेगा पूरा वेस्ट हो गया। इतने ऋषि मुनियों ने लिखा क्यों, इतना ज्ञान की बातें भी है, कुछ तो पढ़ो आप। तो मैं कहता हूँ, एक अजीब सा पुश भी आया था कि लॉट ऑफ कहीं वेस्टर्न लिटरेचर आप पढ़िए, तो आप इंडियन लिटरेचर भी पढ़े ना उसमें। तो कहीं आप इस बात को सपोर्ट करेंगे कि अंग्रेजों ने जो यहाँ पे हिस्ट्री ज्योग्राफी लगाई उसकी बजाय
बनिस्पत इसके हम अगर अपनी चीजों को पढ़ते, जो हमारे पास एक समृद्ध, हमारे पास इतिहास, अपना एक हमारे पास एक संस्कृति है, अगर हम उससे रूबरू होते हैं तो वो कहीं फायदेमंद है। अपनी संस्कृति को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, भविष्य में से सुरक्षित और संरक्षित रख सकते इससे हैं। तो कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा, आप भी नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करूंगा, इससे तो कोई भी डिसएग्री नहीं करता। वो लोग हम्म। यहाँ थे, उन्होंने अपने हिसाब से एक एजुकेशन सिस्टम बनाया था, और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे अंग्रेजी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई लव द लैंग्वेज, मुझे बहुत अच्छी लगती है इंग्लिश। बट आई हैव अ प्रॉब्लम कि आज का एक जनरेशन है जिसको ये नहीं पता था इन कौन बनेगा करोड़पति के राम और सीता के बच्चों का नाम क्या था। एंड आई वाज हाँ। शॉक्ड कि उनको लव कुश नहीं पता है, विच इज अगेन, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा है, लेकिन एक जेनेरिक एटमोस्फियर जो घर में होता है आपको पता होता है। और उन लोगों को ये पता है कि आची कॉमिक्स में आची के कुत्ते का नाम क्या है। It's very strange. And what kind of education are you giving? We are Indians. और जितना मेरा वेस्ट से एक्सपोजर हुआ है उतना ही मुझे इस चीज का आभास हुआ है। when I when I meet a German or a French or an Italian, इन्हें कितना पता है अपने बारे में। एक जर्मन को जर्मनी के बारे में तो सब पता है ही, जर्मन ट्रेडिशन के बारे में सब पता, उसे वेस्टर्न का भी पता है, लेकिन प्राइमरी तो उसे जर्मनी का पता है ना। उसकी इंग्लिश खराब हो, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जर्मन उसकी इम्पेकेबल है, फ्रेंच इम्पेकेबल है, उसे फ्रेंच पूरा पता है अपने बारे में। अंग्रेजी के बारे में कम भी पता हो, फ्रेंच तो पूरा पता है। लेकिन इंडिया में यह है कि उसे इंडियन उसके बारे में कम पता है। कई जगह तो ये भी हो गया कि स्नॉब वैल्यू हो गई है कि हमें इंडियन के बारे में नहीं पता, बाहर के बारे में पता है। एंड इट्स वेरी स्ट्रेंज एंड स्टूपिड। और इट्स नथिंग टू डू विद द लैंग्वेज। लैंग्वेज तो आपका मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, कौन सी इजी लैंग्वेज है, कौन सी अच्छी है। आई लव इंग्लिश लैंग्वेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट आई एम सेइंग आप अपने कल्चर और ट्रेडिशन को, और आप में है इतना ज्यादा, देयर इज सो मच रिच, तो आप उसको क्यों नहीं यूज करें। आपका फूड, आपके सॉन्ग्स, आपकी म्यूजिक करो ना, इट इज द बेस्ट। There's no chance कि कोई दूसरा, मतलब आई डोंट फाइंड एनीथिंग मोर। आई एम अ टोटल इंडिया फ्रीक जिसे कहा जाए। मुझे इंडिया और इंडिया की जो चीजें, उससे अच्छा कुछ लगता ही नहीं है। क्या बात है। और ये वाला जो साइट है ना, मैं कहती हूँ कि अब जैसे हम एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं, जो लोग हमें सुन पा रहे हैं, शायद ये वाली बातें हैं जो आपके एक व्यक्तित्व को दर्शाती हैं कि किस तरह की आपकी सोच है, किस तरह का आपका दृष्टिकोण है। वो लोग नहीं जान पाते हैं। आपके किरदार जो आपने जिए होते हैं उनको वो सिर्फ पहचानते हैं, आप किस तरह के हाँ। व्यक्तित्व उससे रूबरू नहीं हो पाते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है दैट वैसे तो हम लोग जिनसे भी बात करते रहे इस मंच के माध्यम से जुड़े हैं, तमाम लोग बहुत खूबसूरत जानकारी के साथ यहाँ पर मौजूद रहे हैं और हाजिर हुए हैं। लेकिन आज का तो जो हमारा सेशन रहा वो कमाल, बहुत ही ज्यादा कमाल का सेशन रहा है, बहुत ही उपयोगी और जानकारी वर्धक तो है ही है साथ में। लेकिन हमें विक्रांत के बहुत सारे ऐसी चीजों के बारे में मालूम चला जो हम शायद आज बैठते नहीं या नहीं बात करते तो शायद हमें, जो भी आपके फैंस हैं या फिर जो भी आपको पसंद करने वाले लोग हैं, शायद उन तक वो बातें ना पहुंचती। तो ये बहुत कमाल की बात है। और आज हमें बिल्कुल समय का भी पता नहीं चला है। आज का सबसे लंबा सेशन अभी हो चुका है, अभी चल रहा है। अभी मेरे सवाल एक दो और हैं आपसे। मैं ये जानना चाहती थी, ठीक है, हम बिल्कुल। बहुत प्रोफेशनल लाइफ आपकी हमने जानी कि आप अलग अलग चीजें करते रहे हैं, बहुत मुख्तलिफ किस्म के आपने आर्ट एक्सप्रेशन जो भी हैं वो सभी किए हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन सी जो आर्ट है इनमें से आपको कौन से पसंद है, कि आपने वॉइस करना ज्यादा पसंद किया, कि अभिनय करना, कि रंगमंच करना, या फिर जो थिएटर में आपने इंग्लिश थिएटर किया या हिंदी थिएटर किया, किस किस्म की चीजें आपको ज्यादा अच्छी लगी, क्या करना पसंद आया सबसे ज्यादा? अह, देखिए, मीडियम जो है वो भले ही अलग अलग हो, काम एक ही है, तो इसलिए चूज करना बहुत मुश्किल है। एट द एंड ऑफ द डे आप स्टेज पे हो, चाहे टीवी पे हो, चाहे वेब कर रहे हो, वेब सीरीज कर रहे हो, चाहे फिल्म कर रहे हो, चाहे माइक के पीछे हो, आप कर एक्टिंग ही रहे हैं, आप एक दूसरे कैरेक्टर के हिसाब से कुछ कर रहे हैं। सो मुझे जो जी। सबसे ज्यादा पसंद है वो एक्टिंग करना है। एट द एंड ऑफ द डे हर चीज के फायदे और नुकसान है। तो डिपेंडिंग अपॉन आप किस स्टेज पे हैं उस समय आपको अच्छा लगता है। अगर आप, फिल्म इज अ वेरी लुक ओरिएंटेड मीडियम, तो आपको अच्छा दिखना भी है, यू हैव टू बी फिट, दिस दैट। तो अगर आप उस समय परफेक्ट हैं तो आप चाहते हैं कि उसमें फिल्म करें, ये करें, वो करें, टीवी करें, क्योंकि आप उसमें दिखेंगे।
हम्म। अगर कभी आप बीमार हैं या कुछ हैं, या कभी आप छुट्टी से आए हैं, आप अच्छे दिख नहीं रहे हैं, ये तो आप चाहते हैं अगर अब मैं माइक के पीछे इस समय एक्टिंग कर रहा हूं तो मुझे कोई देख तो रहा नहीं, आवाज तो वहीं की वहीं है, तो आप जी आवाज जी। से एक्टिंग करना चाहेंगे क्योंकि आप अपनी कमियों को उस समय आराम से छिपा लेंगे। हाँ। सिमिलरली स्टेज इज अ लाइव मीडियम, उसके अपने अलग प्रेशर्स हैं, लेकिन वो कहना चाहिए अपलॉज मिलता है, रिकग्निशन मिलता है, तो उसका एक अलग हाई है। हम्म। लेकिन उसका जो हाई है वो उस रात को खत्म भी हो जाता है, बिकॉज व्हेन आई डू सम शोज एंड लॉट ऑफ पीपल कम बैक स्टेज, आपसे मिलते हैं, फोटो खिंचाते हैं, यू फील वेरी हैप्पी एंड दे फील वेरी हैप्पी, क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। मुझे भी पता है, जो मैंने शुरू में प्लेस देखे थे वो अभी तक मुझे दिमाग में मेरे वो परफॉर्मेंस रह रही, लेकिन द नेक्स्ट डे इज अ न्यू शो, वो वाला आप भूल चुके होते हैं, अब आज मुझे फिर वो परफॉर्म करना है, तो उसका हम्म। इम्पैक्ट बहुत हाई है, लेकिन वो फॉल भी हो जाता है इमीडिएटली। टीवी में लॉन्जिविटी है, फिल्म में लॉन्जिविटी, आपने आज किया इमीडिएटली रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, डायरेक्टर कह देगा कुछ, फिर धीरे यस। धीरे 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 रिस्पॉन्स आने लगेंगे, इधर से आएगा उधर से आएगा, चलता जा रहा है। जो मैं आज तक, मुझे मैक्सिमम फैन मेल मेरी अभी भी थीफ ऑफ बगदाद की आती है, जो मैंने 2001 में किया था शो, जिसमें मैं जाफर बना था, या इवन विष्णु पुराण, या कोई भी, अब गदर फिल्म जो मेरी जिंदगी की पहली फिल्म थी, क्योंकि इतनी बड़ी हिट फिल्म थी, तो उसमें मेरा छोटा सा पार्ट था, लेकिन उसका अभी तक सर वो मैं, आपने वो डायलॉग बोला था नहीं, तो वो लॉन्जिविटी चलती रहती है, और आपको आपने 20 साल पहले जो काम किया है वो भी आपको अभी तक याद रहता है। आप भूल जाते हैं उस काम को, लेकिन आपके फैंस याद रखते हैं, आपको याद तो रखा जाता उसमें है। एक अलग किस्म का हाई है। और मैं हम्म। इसलिए जानता हूँ कि मैं भी ऑन द अदर साइड, मुझे भी पता है, जब मैं किसी का फैन हूं, आई गो टू समबडी एंड आई से मुझे आपकी ये फिल्म बहुत अच्छी लगी थी, एंड दैट पर्सन से, ओह माय गॉड दैट वाज 25 इयर्स अगो, अच्छा मैं याद करने दो, हाँ हाँ वी शॉट इट इन मनाली में, हमने शायद शूटिंग की थी, मैं कह रहा हूँ मेरे लिए, मैं रोज देखता हूँ उस फिल्म को, फॉर दैट पर्सन इट इज जस्ट सम वर्क। तो ये अब मेरे साथ भी होने लगा है, पीपल से, एंड मैं कभी कभी खुद अपने एपिसोड्स, जैसे अभी विष्णु पुराण के रीटेलीकास्ट हो रहा था, एंड आई सी सॉ वेरी ब्यूटीफुल सीनरी, और उसमें कुछ सीक्वेंस चल रहा था, एंड आई वाज वाचिंग इट, आई सेड ये कौन सा लोकेशन है, मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ था ये, एंड सडनली आई सॉ माई सेल्फ, एक वो हुआ, मैं भी आ गया, मेरा भी सीन था, एंड देन आई सैट एंड आई सेड माय गॉड, मतलब मैं इस लोकेशन में गया हूँ शूटिंग करने, लेकिन मुझे याद ही नहीं है कि कौन सी लोकेशन, बड़ा खूबसूरत झरना वरना सब था, कहाँ पे था ये, एंड आई सेड हाँ 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 मुझे याद है, शायद मैं वहां गया था, दिस दैट, तो उसकी लॉन्जिविटी बहुत होती है। मीडियम्स में अगर आप सिंपली जवाब दें, तो मुझे सब मीडियम में इक्वली इंजॉय करता हूँ, क्योंकि हर का कुछ फायदा कुछ नुकसान है, और हर का अपना अलग अलग तरीके से आपको जेन्युइनली अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स मिलता है। ये कोई क्लीशेड कमेंट नहीं है कि आप, मुझे हर चीज अच्छी लगती, इट इज जेन्युइन। थिएटर आप करेंगे, लाइव इम्पैक्ट है, लाइव टेंशन है उसमें, एंड देन यू गेट द रिस्पॉन्स। टेलीविजन है, यू कैन सी योरसेल्फ। थिएटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आई हैव डन सो मेनी बिग शोज, सो मेनी पीपल हैव लाइक मी, बट मैंने तो अपने आप को आज तक नहीं देखा, मैंने तो उसकी भी कोई रिकॉर्डिंग ही देखी है, मैं अपने आप को लाइव तो नहीं देख सकता ना, कि मेरा क्या इम्पैक्ट है। व्हेन समबडी सेज तुम्हारा एक, यू हैव अ वेरी स्ट्रांग स्टेज प्रेजेंस, जब तुम स्टेज पे आते हो, यू होल्ड इट, मुझे क्या पता, मैं तो कभी देखा, व्हेन यू वॉच टीवी एंड फिल्म, देन यू कैन वॉच इट एंड से, अरे बाप रे, ओहो कितना खराब किया है तुमने, अरे यार क्या यार इतनी बुरी एक्टिंग कर रहे हो, क्या कभी लगेगा अरे हाथ कहाँ जा रहा है, कभी लग रहा है नाक बहुत बड़ी आ रही है, कभी लग रहा है कान निकला हुआ, अरे अब बाल भी तो ठीक नहीं किए शॉट के पहले, तो यू नो देन यू आर वॉचिंग योरसेल्फ, यू फील वेरी वेरी क्रिटिकल अबाउट इट, बिकॉज यू वॉचिंग इट, इट ऑल्सो गिव्स यू अ चांस टू इम्प्रूव। थिएटर में आप ये कभी नहीं कर सकते, हर का अपना हाई है, अपना लो है। आई एंजॉय बेसिकली एवरीथिंग, आई लव दिस प्रोफेशन। यू लव वर्किंग बेसिकली, आपको अच्छा लगता है काम करना। या और हाँ, नायडू आप, म्यूजिकल्स वगैरह मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं गाने का भी शौक है ना, गा के भी एक्टिंग भी कर ली, गाना भी गा लिया, तो मजा आ गया। तो आपका जो गजब है वो तो कमाल की आपकी टैलेंट है, उसमें तो कोई शक ही नहीं, जिससे आज हम रूबरू हुए हैं। और आशा नायडू बहुत बड़ी फैन है, और बार बार उनका मैसेज आ रहा है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं बता नहीं पा रही थी आपको। थैंक यू। एक विष्णु पुराण का डायलॉग सुनना चाहती हैं आपसे, और बहुत मुझे खूबसूरत। एक भी डायलॉग याद नहीं सिवाय नारायण नारायण के, वही डायलॉग बोल। कैसे याद होगा, नारायण नारायण, क्या बात है। बिकॉज क्या। डायलॉग कैसे याद होगा उसका, इसमें ऐसे, एक कमल नयन कि दिस इज हाउ यूज्ड टू एड्रेस, आपकी तो
आपकी तो लीला ही विचित्र है कमल नयन। अगर आप अनुमति दें तो मैं आपके पास थोड़ा समय गुजार लूं, समथिंग लाइक दैट। इट यूज्ड टू बी वेरी स्वीट, नहीं बट आई होगा। डोंट रिमेम्बर एनीथिंग। आप हाँ। ये वो ही कहिए ना, क्योंकि हमको एक डायलॉग मिला, हमने पढ़ा, फिर वो स्क्रिप्ट भी वही है, हम घर आ गए अपने। वो हमारा काम हमेशा के लिए कहने शूट कर लिया गया, तो पर वो हो गया वो जब वो वो रिकॉर्ड्स में। वो बिल्कुल। रिकॉर्ड्स में आ गया। कृष्णा बी ये हो थापा गया। गुवाहाटी आसाम से हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत शुक्रिया आपका कृष्णा बी थापा, एंड शी इज ऑल्सो वेरी बिग फैन ऑफ यू। और कमेंट्स में मैं सभी के तो मैं कमेंट्स नहीं ले पाई हूँ, लेकिन आप यकीन मानिएगा कि रमा सिंह मैम उनको बेस्ट लगा है अभी तक का आज का जो ये साक्षात्कार है, और उनको बहुत पसंद आया है आपसे बात करना, आपसे रूबरू होना, आपसे मिलना। और तमाम लोग जो इतने समय से बने हुए हैं, मैं बहुत हैरान हूँ निरंतर बने हुए हैं हमारे साथ, और उन आपको सब को से मैं माफी चाहता हूँ अगर वो बहुत बेचारे बोर हुए मेरे चक्कर में। मैं माफी चाहता हूँ भाई, मैंने ज्यादा बोर बोर तो नहीं किया आपको। बहुत ही कमाल का रहा आपसे मिलना। और बस अब मैं यही पूछना चाहूंगी, ये हंसा सिंह जी, मैं बता चुकी हूँ हंसा कि रमा सिंह मैम जो है वो हंसा सिंह की मॉम है, मैं बता चुकी हूँ पहले मैंने। पोइटिस है ना। हाँ। पोइटिस, यस, रिनॉन्ड पोइटिस, और बहुत बड़ा नाम है उनका साहित्य के क्षेत्र में, और हम लोग उनसे बहुत सीखते हैं। वो हमारी मेंटोर हैं इस मामले में। हम लोग कविता करना या जो कुछ भी थोड़ा बहुत कर पाते हैं, लिख पाते हैं, बहुत प्रभावित हैं हम उनसे। तमाम लोगों की तरफ से बहुत अच्छा इस बातचीत के लिए शुक्रिया किया जा रहा है, और बहुत सारे, क्योंकि जब ये पोस्ट होगा तो फिर आप कमेंट्स देख पाएंगे किस तरह से कमेंट्स लोगों ने किए यहाँ पर। जी। और मैं एक बार आपके सामने हंसा सिंह, प्रवीण शेखर, धीरू शर्मा, आशा नायडू, कृष्णा बी थापा और तमाम जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद रहे हैं, जिसमें जी विकास शर्मा जी, प्रवीण शेखर, मुनीश नांदल जी, प्रवीण शेखर। जायसवाल जी, उर्मिल माधव जी, तमाम लोगों को, शिव किरमिच, मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप लोग यहाँ रहे। और आखिर में चलते चलते एक संदेश आपका लेना चाहेंगे, आपके फैंस के लिए, आपके चाहने वालों के लिए आप एक संदेश क्या देना चाहेंगे ऐसे वक्त में? संदेश देखिए, मैं इतना बड़ा कहना चाहिए, कोई ऐसा लीडर नहीं हूं जो मैं आप संदेश दूं, मैं तो खुद सीख रहा। लेकिन क्या? मेरा संदेश इस वक्त में हमेशा के लिए ये है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट बन के अगर रहेंगे तो आप लाइफ में बहुत कुछ सीखेंगे। क्या जो बात। भी आपके सामने आपको मिलता है, जो भी आता है, उससे आप हम्म। कुछ ना कुछ तो सीख ही सकते हैं। कोई भी इंसान हो आपको कुछ सिखा के ही जाता है। जी। कोई भी ऐसा नहीं है जिससे आप सीख नहीं सकते। बस आपको अपने दिमाग की वो फैकल्टी को ओपन करके रखना है कि सामने वाले से मुझे क्या ज्ञान मिल सकता है। अगर आपने वो अपने दिमाग की फैकल्टी को ओपन करके रखा हुआ है, यकीन मानिए आप बहुत आगे तक जाएंगे, क्योंकि आपको हर किसी में लगेगा कि मैंने कुछ सीखा है। और ऐसा नहीं कि बात कॉन्शियसली आपको सीखना है उससे, लेकिन अगर आप थोड़ा भी अलर्ट रहेंगे तो आपको लगेगा कि देखिए, इसमें हर इंसान में कुछ ना कुछ गुण तो हैं जो हो सकता है आप में न हो। और हम्म। वो गुण आप कैसे अपने अंदर पा सकते हैं, या वो गुण कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये आप जी। उस इंसान से सीख सकते हैं। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि जिसमें कोई ना कोई गुण ना हो। ना। इसलिए मेरा संदेश यही रहेगा कि आप एक अच्छे स्टूडेंट बन के हमेशा रहें, आप बहुत आगे जाएंगे। उसके अलावा तो खुश रहें, आबाद रहें, चाहे यहाँ रहें चाहे फर्रुखाबाद रहें। चाहे फर्रुखाबाद रहे, क्या बात है। खुश रहें, आबाद रहें, चाहे यहाँ रहें चाहे फर्रुखाबाद रहें। फर्रुखाबाद रहे, क्या बात है। जीवन की पाठशाला में विद्यार्थी बनकर रहिए, यही संदेश है हमारे आज के मेहमान, बहुत ही खास मेहमान विक्रांत चतुर्वेदी जी का, और चौबे जी, मिश्रा जी, या जो भी लोगों ने कहा। मैं बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि एक जो बातचीत का अंदाज है वो एक अलग बात है, लेकिन जितनी आपकी बौद्धिक क्षमता है और जितना आप अपने आप के, यू आर सच अ कंटेंटेड पर्सन आई बिलीव, और जिस तरह आप अपने जीवन में जिस तरह आपने अभी तक तरक्की हासिल की है, और मैं सोचती हूँ कि और बेहतरीन
चीजें हमें आपसे और देखने को मिलेंगी। मैं टीवी नहीं देखती हूँ, बहुत ईमानदारी से एडमिट कर रही हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल टीवी नहीं देखती हूँ। और यकीन मानिएगा, जब मुझे आपका बिना कैरेक्टर वाला पिक्चर मिला था तो मैं पहचानने की कोशिश कर रही थी कि ये कौन है, लेकिन जैसे ही जैसे ही आपने अपना किरदार वाला एक तस्वीर शेयर किया तो आई वाज शॉक्ड कि अरे ये है क्या, जैसे वही ये आप। अक्सर मेरे साथ होता है। मैं जाते जाते मैं बताऊंगा, अभी शूटिंग फॉर अशोका, और मेरे बहुत सारे फैंस साउथ अफ्रीका कहीं से मुझसे मिलने आए थे। तो जी। वहां पे एग्जैक्टली यही चीज जो आप कह रही हैं वही हुआ था। मैं एनडी स्टूडियोज में शूट करा था, किसी ने आके बताया कि आपके कुछ फैंस आए हुए हैं आपसे मिलने बाहर। मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। तो मैं उस समय गेटअप में नहीं था, और सबसे बड़ी बात कितनी गर्मी थी, मैं तो सिर्फ शॉर्ट्स और एक ढीली सी शर्ट पहने हुए था, चप्पल पहने हुए था। तो मैं ऐसे अपनी वैन खोल के, दरवाजा खोल के बाहर आया, वो लोग खड़े थे, मैंने कहा हेलो भैया आप मुझसे मिलने हैं। मैंने हेलो, और उन्होंने मुझे देखा, तो एक मिनट में मुझे देखा, फिर कहा oh hello hello then they suddenly recognized me, and I could see so much of disappointment on their faces. I said आप मेरे फैन हैं, इतना डिसअपॉइंटेड क्यों दिखते? बोले सर हमें लगता था आप। मैंने कहा आपको क्या लग रहा है? मतलब हमें पहली चीज लगा था आप शायद उम्र में ज्यादा बड़े होंगे, आपकी दाढ़ी बड़ी, वो अंदाज लंबा चौड़ा, वो मैंने कहा उस रॉयल क्लोथ्स में सेट पे रहता हूँ, अभी मेरा मेकअप भी शुरू नहीं हुआ है, मैं ऐसे कैजुअली निकल आया। एंड दे वर वेरी हैप्पी टू सी मी, बट दे वर सो डिसअपॉइंटेड। लग रहा था अरे ये कौन है, हम तो मीर खुरासन से मिलने आए थे। मैं मीर खुरासन नहीं थे, नॉर्मल सा लड़का टाइप का एक आदमी आ गया, हाँ हेलो क्या कहना है भैया, हाँ ले लो फोटो। मैं कहो अरे, so this actually happens because if you've done characters which have become very famous, people start thinking that you're the character, but ऐसा नहीं है। Those are just characters that you've played, and These are characters, but they become your identity. I they believe वो do आपकी पहचान बन जाती हैं। they और do because you know करना characters, and चाहिए। sometimes it's very, जैसे कहने, it's so obvious that you know सामने वाला आपको पहचान रहा है, ये करा, उसको उसने कैरेक्टर देखा है, शायद आपको नाम याद नहीं आ रहा, या उसको ये याद नहीं आ रहा कि उसने किस में आपको देखा है, सब समथिंग इज हैपनिंग, इट्स ट्रबलिंग, और आपका मन करता है आप जाके उससे को भाई रिलैक्स। मैं बता देता हूँ मैं कौन हूँ। मैं एक बार फ्लाइट्स में था और मैं आ रहा था दिल्ली से, माय सिस्टर वाज विद मी, और मैं उसमें आइल में वेट कर रहा था ना, क्यू होती है ना, धीरे धीरे मेरी सीट पीछे थी, और मैं अपना सूट वो बैग हैंड बैग लिए खड़ा, और मेरे सामने लेफ्ट हैंड साइड पे एक लेडी और उनके हस्बैंड बैठे, और लेडी मुझे देखे और कहे अरे बाप रे, अरे किसमें देखा है, और ये करे, और अपने हस्बैंड से भी करें ऐसे, मुझे देखे और मैं उनको देखो, मैं एंड हमारे बीच मुश्किल से 1 मीटर का डिफरेंस था, और मैं स्ट्रेट फेस करके सामने देख रहा हूँ। फिर मैं वो देख रहा हूँ, वो कह रही है, वो ऐसे ऐसे फ्रस्ट्रेट हो रही है कि उसको ये समझ में नहीं आ रहा कौन से वाले शो में मैंने देखा था। और एग्जैक्टली। मेरे को लगा कि, मैंने कहा 1 मिनट मुझे लगा मैं उनको उनके पास जाऊंगा, 1 सेकेंड मैं आपको बता देता हूँ, इतना हाइपर टेंशन मत होइए, मुझे आपकी एंजाइटी नहीं बर्दाश्त हो रही है। खैर वो तो मैं मजाक करके पीछे बैठ गया, लेकिन फिर उनके बेचारे हस्बैंड मेरे पास आए कि मेरी वाइफ है, वो आपकी बहुत बड़ी फैन है। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं पहचान रहा था, और वो ये कंफ्यूज हो रही थी कि आपके शो में थे। मैंने कहा एग्जैक्टली, और मैं खुद समझ रहा हूँ, और वो मेरे सामने ऐसे बैठी हैं और मैं सामने जा रहा हूँ, और वो ऐसे ऐसे देख रही है और कह रही है अरे कौन सा था, याद नहीं आ रहा। मैं कहा अरे बता देता हूँ, मैं ही बता देता हूँ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं, मेरा फेस इसलिए पॉपुलर है क्योंकि मेरा प्रोफेशन वो है कि मैं टीवी पे आता हूँ। मैं भी आपकी तरह एक आदमी, मैं भी अपनी फ्लाइट पे सीट में ही बैठ के जा रहा हूँ, मैं अपने आप हवा में उड़ के नहीं पहुंच जाऊंगा, मैं भी उसी फ्लाइट से जाऊंगा। नारद मुनि तो ऐसे अंतर ध्यान हो तो जाते हैं। उतना इतना अंतर ध्यान नहीं होता। ओह क्वाइट। मेरा डॉग भी अभी अब वो रेस्टलेस हो गया है। अब मुझे लगा है कि बहुत समय का ले लिया जा चुका है, अब उसका है साथ कंपनी चाहिए। उसको मैंने अटेंशन नहीं दिया काफी देर से, शायद उसको लग रहा है। दिस इज देयर जी। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत आज की बातचीत, एंड आई एम स्पीचलेस, आई डोंट हैव वर्ड्स कि कितना अच्छा हमें आज लगा आपसे बात करके, और तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को अच्छा लगा। बहुत बहुत आभार। और अभी दोबारा सुनने की फरमाइश भी है, उर्मिल माधव जी कह रही हैं कि अब दोबारा से हम सुनना चाहेंगे कभी विक्रांत को। फॉर श्योर हम फिर से आपको बुलाना चाहेंगे इस मंच पर, और बहुत सारी चीजें जो हमें लगता है बिल्कुल, इट विल बी माय ऑनर।
थैंक यू सो मच। आई विल डेफिनेटली लाइक टू कम बैक। बहुत अच्छा Again, रहेगा आपसे कनेक्ट करना। बहुत इट ही वाज वेरी नाइस, बहुत जी। एंजॉय किया, पता भी नहीं चला कैसे ये वक्त गुजर गया। आज तक का हमारा सबसे लंबा सेशन है विक्रांत, एंड we just want to stretch it more, but these people, those who are sitting in front of us, maybe they don't have that much patience now. They want to go। हाँ, नहीं ठीक, हम बाद में दोबारा करेंगे पक्का। दोबारा से करेंगे। आप मुझे बुलाएं, मैं डेफिनेटली वापस आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड कनेक्टिंग विद अस विक्रांत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम जुड़े हुए लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हंसा सिंह, thank you so much. All credit goes to Hansa for bringing such a wonderful personality here on Sahityak Manch, this Bhav Manjari Sahityak Manch. Thank you so much, Hansa. Thank you, Vikrant. Thank you. Thanks for having me. Thank you. Thanks for having me. Right. Thank you. Bye-bye.